पारस, डोम और फेरी बैटरी पार्क पहुंच गए। वहां उनके लिए एक मोटर बोट तैयार थी। किंग फर्नांडो के एक खास मातिहत ने वहां उनकी रहनुमाई की। फिर पारस को बताया कि वो मोटर बोट किस तरह हैंडल की जा सकती है और इसमें कितनी तरह के खुफिया मैकेनिज्म है। उसने एक छोटा सा रिमोट कंट्रोलर देते हुए कहा, जब रिमोट कंट्रोलर के इस बटन को दबाओगे तो एक खुफिया डैशबोर्ड खुल जाएगा। पारस ने उस बटन को दबाकर देखा। डैशबोर्ड एक तरफ से खुलता चला गया। उसके अंदर एक रिवॉल्वर और कई कारतूस रखे हुए थे। नोटों की गड्डियां और एक ट्रांसमीटर भी था। उसने रिमोट कंट्रोलर के जरिए डैशबोर्ड को फिर बंद कर दिया। इस मोटर बोट का इंजन खराब होने की सूरत में एक एक्स्ट्रा इंजन था। पिछले खाने में खाने पीने की चीज़ें थीं। पानी की बोतलें भी रखी हुई थीं। डैशबोर्ड का एक खाना जो वाज़े तौर पर खुल सकता था, उसमें 2 टॉर्च लाइट और एंटी डार्क लेंस के गॉगल्स रखे हुए थे, जिन्हें अंधेरे में पहन लो तो तारीकी बड़ी हद तक छट जाती थी और बहुत कुछ नजर आने लगता था। किंग फर्नांडो का खास आदमी तमाम बातें समझाने के बाद चला गया। फेरी ने कहा, आओ बैठो, हम चलते हैं। ज़रा 1 मिनट, ये कहकर पारस ने अपने दोनों हाथ सर से बुलंद किए। इन हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाया, इन्हें एक दूसरे से अलग किया, फिर एक दूसरे से मिलाया, फिर हाथ नीचे कर लिए। फेरी ने पूछा, ये क्या है? मैं अपनी निगरानी करने वाले एक शख्स को बुला रहा हूँ। आला बीबी के मातिहत उसकी निगरानी करते रहते थे। उसने कह दिया था, जब भी उनकी ज़रूरत होगी तो वो इसी तरह हाथ उठाकर इशारा करेगा तो कोई भी मातिहत उसके करीब आ सकता है। सिर्फ चंद ही सेकंड के बाद एक शख्स उसके करीब आकर बोला, यस पारस पापा। उसने कहा, मैं अभी दरिया की सैर के लिए जा रहा हूँ। हम जजीरा एलस तक जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। आला बीबी को मेरा पैगाम दो। मैंने आज किंग फर्नांडो से मुलाकात की है और उसकी एक भतीजी के साथ तफरी के लिए जा रहा हूँ। हो सकता है इंटेलिजेंस वालों ने मुझे फर्नांडो के साथ देख लिया हो और हो सकता है सुबह तक मेरी और फर्नांडो की भतीजी फेरी की शनाख्त बदलनी पड़े। वो इस बात के लिए तैयार रहे। किसी वक्त भी हमारा नया पासपोर्ट और इस शहर में रहने के सिलसिले में नए कागजात तैयार रहने चाहिए। उस शख्स ने कहा, मैं आपका पैगाम पहुंचा दूंगा, मगर आप जजीरा एलस के बारे में कुछ जानते हैं? मैं कुछ नहीं जानता। उसे उर्फिया में लैंड ऑफ टीयर्स यानी आंसुओं का जजीरा कहते हैं। वहाँ पहले अमेरिका के कदीम बाशिंदे आबाद थे, अब वो बिल्कुल वीरान है। आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, वीरान जजीरों में खतरात की गुंजाइश होती है। अगर आप मुनासिब समझें तो हम में से कोई आपके साथ चल सकता है। फेरी ने कहा, मैं उस जजीरे के मुतल्लिक जानती हूँ। हम वहाँ कदम नहीं रखेंगे। हम तो सिर्फ जजीरे के साहिल तक जाएंगे, फिर वहाँ रुके बगैर वापस आ जाएंगे। उस शख्स ने कहा, फिर तो आप ज़रूर जाएं, आपके लिए किसी बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं। वो चला गया। पारस मोटर बोट की स्टीयरिंग सीट पर आकर बैठ गया। फेरी ने करीब आकर कहा, तुमने तो कहा था कभी दरिया की सैर नहीं की, फिर मोटर बोट कैसे चलाओगे? मैंने कहा था चांदनी रात में कभी सैर नहीं की, वरना मुझे मोटरसाइकिल और मोटर से लेकर मोटर बोट और हवाई जहाज़ तक चलाना सिखाया गया है। वो उसके साथ वाली सीट पर आकर बैठ गई। दूर तक चांदनी फैली हुई थी। कितने ही रुमानी जोड़े चप्पू वाली कश्ती में बैठे हुए थे। किसी कश्ती पर 2 मोहब्बत करने वाले चप्पू चला रहे थे। किसी कश्ती पर सिर्फ महबूब चप्पू चला रहा था और महबूबा उसके शाने पर सर रखे बैठी हुई थी। फेरी इन मनाजिर से नजरें चुरा रही थी और शर्माते हुए सर झुकाए बैठी हुई थी। पारस कभी सोच भी नहीं सकता था कि अमेरिका जैसे शहर में ऐसी शर्मीली लड़की मिलेगी। पारस को यह रोमानी माहौल बहुत अच्छा लग रहा था। उसने आज तक खुश्क मज़ामीन पढ़े थे, खुश्क मौज़ूआत पर रिसर्च करता रहा था। उसने खसूसन सांपों के जहर और उनके तोड़ के मुतल्लिक काफ़ी मालूमात हासिल की थी। कहाँ जहर और कहाँ ये हुस्न, दोनों में ज़मीन व आसमान का फ़र्क था। वो जहरीली आबो हवा से निकलकर चांदनी में लहर लहर बहता जा रहा था। उसने स्टैचू ऑफ लिबर्टी यानी मुजस्मे आज़ादी के करीब पहुंचकर रफ्तार सुस्त कर दी। फिर कहा, यह आज़ादी का मुजस्मा अमरीकी कौम के लिए काबिल फ़ख्र है और मुजस्मे वाली औरत खामोश रहकर भी आज़ादी की दास्तान सुना रही है। लेकिन तुम इतनी देर से खामोश रहकर क्या सुनाना चाहती हो? वह झीम कर बोली, मैं बस यूं ही खामोश थी। देखो, ये मुजस्मा आज़ादी है। ये तो मुजस्मा आज़ादी है, तुम मुजस्मा क्यों बनी हुई हो? वह गहरी सांस लेकर बोली, मैं तकदीर की सितम ज़रीफ़ी पर गौर कर रही हूँ। आखिर ये ऐसा क्यों करती है? चुटकी भर खुशी देती है और यह खुशी भी छीन लेने की धमकी देती है। इंसान को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि कनायत पसंद होना चाहिए। जो उसे मिल रहा है इसे हंसी खुशी कबूल करना चाहिए। आइंदा क्या होगा ये हम में से कोई नहीं जानता। वो बोली, इंजन बंद कर दो, हम चप्पू चलाएंगे। पारस ने इंजन को बंद कर दिया। दोनों ने एक एक चप्पू संभाला, फिर उसके जरिए आगे बढ़ने लगे। पारस ने पूछा, अगर हम मैनहट्टन का पूरा एक चक्कर लगाना चाहें तो कितना वक्त लगेगा? इंजन स्टार्ट करके चला जाए तो हम 3 घंटे में मैनहट्टन का एक चक्कर लगा लेंगे। और अगर चप्पू चलाएंगे तो? वो मुस्कुराते हुए बोली, फिर तो बाजू थक जाएंगे, हम इसी मोटर बोट पर गिर पड़ेंगे। अगर गिरते वक्त कोई बाजू थाम ले तो? उसकी मुस्कुराहट एकदम से हया में बदल गई।
वो मुंह फेर कर दूसरी तरफ देखने लगी। उसकी यही अदा मार रही थी। वो परेशान होकर सोचने लगा, ये गलत बात है। आजमाइश के इस मरहले में मुझे मुस्तकिल मिजाज रहना चाहिए। अपनी कुव्वत इरादी से काम लेकर इस लड़की से बचना चाहिए। अगर आज इसके साथ चंद घंटे खैरियत से गुजार कर दूर हो जाऊं तो फिर इसका जादू मुझ पर नहीं चल सकेगा। वह चप्पू चलाते हुए मुजस्मे आज़ादी से दूर निकल गई। वो हाँपते हुए बोली, मैं तो थक गई हूँ, प्लीज़ इंजन स्टार्ट करो। उसने इंजन स्टार्ट किया। मोटरबोट तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। पारस की समझ में नहीं आया कि दिल की धड़कनें तेज़ हैं या मोटरबोट की रफ्तार। पारस ने खुद को मोहब्बत के इस बेरहम मौजू से हटाने के लिए पूछा, तुम्हारे अंकल अपनी भतीजी की याद ताज़ा रखने के लिए तुम्हें फेरी कहते हैं, वरना तुम्हारा असल नाम फरजानो है। अगर मैं तुम्हें फरजाना कहूँ तो? वो एकदम से खुश होकर बोली, हाय, ये तो किसी पाकिस्तानी लड़की का नाम हो गया। मुझे ये नाम पसंद है, फिर कहो फरजाना। पारस ने उसे प्यार से देखते हुए कहा, फरजाना। पारस उसका नाम लेकर कनखियों से दिख रहा था। उसकी गजाली आंखें ख्वाबनाक हो गई थीं और यह कुदरती हया का एक वाज़ेह सबूत था कि ख्वाबनाक होने के बावजूद वो शर्मा रही थी, लजा रही थी। फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, मैं कराची में रही, कोयटा में रही, पेशावर गई, लाहौर में क्याम किया। हर जगह एक इनफरादी तहजीब भी मिली और इज्तमाई तहजीब भी। मैंने अक्सर सोचा अगर मुझे पाकिस्तान में रहना हुआ तो मैं कहाँ रहूँगी, कराची, कोयटा, पेशावर या लाहौर। पारस ने पूछा, फिर तुमने क्या फ़ैसला किया? फेरी ने शर्मा कर सर झुका लिया। फिर आहिस्तगी से बोली, फैसला औरत नहीं करती, उसका जीवन साथी करता है। आसमान पर चांद मुस्कुरा रहा था। चांदनी लहर लहर इतरा रही थी। सर्द हवा के झोंके यूं लग रहे थे जैसे अंदर की महबूबा गले लग रही हो और हवा के सर्द झोंकों को गरमा रही हो। इसने पूछा, हम कितनी दूर आ गई हैं? वह चौंक गई। फिर आसपास देखने के बाद सामने दूर तक देखते हुए बोली, वो देखो, हम जजीरा आलस यानी आइलैंड ऑफ टीयर्स के करीब पहुंच रही हैं। पारस ने दूर तक नजरें दौड़ाते हुए देखा। आंसू का जजीरा दिखाई दे रहा था। उसने सोचा, इतनी खुशियां मिलने के बाद आंसुओं के करीब जाना क्या दानिशमंदी होगी? उसके दिल ने कहा, हरगिज नहीं, हम इस जजीरे के करीब से गुजरकर वापस मुड़ जाएंगे। उसने पूछा, तुम आंसू के जजीरे के मुतल्लिक क्या जानती हो? यही कि यहाँ कभी अमेरिका के कदीम बाशिंदे आबाद थे। उनके दरमियान खाना जंगी हुई और सबके सब मारे गए। वहाँ ना कोई खेती बाड़ी हो सकती है, ना वहाँ कोई मादनी खजाना है। दूर तक रेगिस्तान है, पथरीली पहाड़ियाँ और चट्टानें हैं। वहाँ आम आदमियों का दाखिला ममनू है। फौज के सिपाही दिन रात इस जजीरे के तरफ गश्त करते रहती हैं। पारस ने कुछ सोचते हुए कहा, यह बात मुझे आला बीबी के मातियत ने नहीं बताई। तुम किस मातियत की बात कर रहे हो? वही जो हमें बैटरी पार्क में मिला था, जो मेरे साथ बॉडीगार्ड की हैसियत से आना चाहता था। फरजाना ने कहा, इस जजीरे के मुतल्लिक बहुत कम लोग जानते हैं। मैं इसलिए जानती हूँ कि अंकल की मालूमात बहुत वसी हैं। उन्होंने एक दिन मुझे समझाया था, कभी कश्ती की सैर के लिए निकलो तो इस जजीरे के करीब से गुजर जाना, मगर वहाँ कदम न रखना। वह जजीरा सरकारी तहवील में है। पारस बड़ी तेज़ी से सोच रहा था। उसने बुड़बड़ाने के अंदाज में कहा, इसका मतलब है इस जजीरे में कोई ख़ास बात है। फरजाना ने कहा, भला ख़ास बात क्या हो सकती है? सरकारी मामलात हैं, वहाँ कोई फ़ौजी अड्डा भी हो सकता है। तुम क्या सोच रहे हो? मैं जजीरे में जाने के मुतल्लिक सोच रहा हूँ। वह हैरानी से बोली, ये मुमकिन नहीं है। रात के वक्त कोस्ट गार्ड्स बहुत मोहतात रहते हैं और पेट्रोलिंग पार्टीज़ मोटर बोट वगैरह में चारों तरफ गश्त करती रहती हैं। पारस ने मोटर बोट को वापस मोड़ते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें बैटरी पार्क छोड़ दूंगा, वहाँ से फिर वापस आऊँगा। क्या तन्हा होगे? क्या मुझे छोड़ दोगे? तुम खुद कह रही हो यहाँ हर कदम पर खतरा है और सख्त पहरा है। तुम्हें खतरात से खेलने की आदत नहीं है, ये आदत मुझे भी नहीं है, लेकिन मुझे बहुत कुछ सिखाया गया है, इसलिए खतरात का आदी होता जाऊँगा। तुम्हें सिखाया गया और मैं तुम्हारे साथ रहकर सीख सकती हूँ। तुम्हारी तरह खतरात की आदी बन सकती हूँ। तुम्हें जजीरे में तनहा नहीं जाने दूंगी। पागल ना बनो। तुम मेरे साथ जाओगी तो मुझ पर दोहरी जिम्मेदारियां आयद हो जाएंगी। एक तो मुझे अपनी जान बचाने की फिक्र होगी, दूसरे तुम्हारी हिफाजत का ख्याल रहेगा। फरजाना ने जुबान से कुछ नहीं कहा। एक गहरी सांस लेकर सोचने लगी। यही तो मैं देखना चाहती हूँ, तुम खतरात में मेरा कितना ख्याल रखते हो। यही तो मर्दानगी और यही तो मोहब्बत होगी। वो जुबान से कुछ ना बोली, चुपचाप इग्निशन की चाबी को घुमा दिया। इंजन बंद हो गया। पारस ने पूछा, ये क्या कर रही हो? वही जो कह चुकी हूँ, हम उस जजीरे में साथ जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। उसी वक्त एक मोटर बोट तेजी से चलती हुई आई। उसकी सर्च लाइट उन पर पड़ रही थी। मेगाफोन के जरिए कहा जा रहा था, यहाँ ना रुको, मुजस्मा आज़ादी की तरफ वापस जाओ। पारस ने इंजन स्टार्ट किया, फिर मोटर बोट को वापस ले जाने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद वो रुक गया। गश्त करने वाली पेट्रोलिंग पार्टी जजीरे की दूसरी सिमत घूम गई थी और उनसे बहुत दूर निकल गई थी। वो बेबसी से बोला, तुम मुझे मजबूर ना करो, वापस चलो, मैं तुम्हें छोड़ कर आऊँगा। मैं वादा करती हूँ तुम्हारे लिए मुसीबत नहीं बनूंगी, तुम पर कोई बोझ नहीं होगा। मैं अपनी हिफाजत खुद करूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ जजीरे में जाऊंगी। अभी तुम चप्पू चला रही थी।
तुम्हारे बाजू दुखने लगे थे, तुम थक गई थी, और जजीरे के साहिल तक पहुंचने के लिए हमें मोटरबोट के इंजन को खामोश रखना होगा, चुपचाप चप्पू चलाकर जाना होगा। पारस की बात खत्म होने से पहले उसने एक चप्पू को उठा लिया, फिर बोली, आओ हम इसी तरह जाएंगे। मोटरबोट का इंजन खामोश था। पारस ने दूसरा चप्पू संभाला, फिर वो तेजी से साहिल की तरफ जाने लगे। साहिल के बाज़ हिस्सों में ऊंची मचाने बनी हुई थी, वहां से सर्च लाइट दाएं से बाएं घूमती रहती थी। लेकिन जजीरे का साहिल कुछ ऐसा भी था जो चट्टानी और पथरीला था, वहां तक रोशनी नहीं पहुंचती थी। पारस ऐसे हिस्से से गुजरता हुआ 2 चट्टानों के दरमियान मोटरबोट को ले आया। उसी वक्त एक पेट्रोलिंग पार्टी मोटरबोट में गुजर रही थी और सर्च लाइट के जरिए दूर दूर तक देख रही थी। उन 2 चट्टानों के दरमियान एक बड़ा सा पत्थर था जो मोटरबोट को छुपाए हुए था। पारस ने वहीं लंगर डाल दिया। डैशबोर्ड को खोलकर रिवॉल्वर और कारतूस निकाले, तमाम कारतूस जेबों में ठूंस लिए। एक टॉर्च और एक एंटी डार्क गॉगल्स फरजाना को दिया, दूसरा अपने पास रखा। पानी की एक बोतल छाने से लटकाई, फिर मोटरबोट से उतरकर साहिल के ज़मीन पर कदम रखते हुए दूर दूर तक देखने लगा। चांदनी में हद नज़र तक दिखाई दे रहा था। वो चट्टानों और पत्थरों की आड़ लेकर आगे बढ़ने लगे। एक जगह सर्च लाइट की रोशनी गुजरती जा रही थी। पारस ने उसके साथ एक पत्थर के पीछे दुबक कर पूछा, ऐसी हालत में क्या करना चाहिए? सामने ज़रा फासले पर मचान दिखाई दे रही है, लाइट वहीं से आ रही है। फरजाना ने कहा, तुम ज़्यादा समझदार हो, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं देखना चाहता हूँ तुम कितनी ज़हीन हो और इन हालात में क्या मशवरा दे सकती हो। वो मचान की तरफ देखते हुए सोचने लगी, फिर बोली, उस मचान पर रहने वाले आदमी अपने हेडक्वार्टर से ट्रांसमीटर के जरिए यकीनन राब्ता कायम करते होंगे। अगर तुम इनसे टकराओगे या इन्हें मार डालोगे तो राब्ता ख़त्म हो जाएगा और फिर हेडक्वार्टर वालों को शुबा होगा। पारस ने खुश होकर कहा, शाबाश, तुमने जहानत का सबूत दिया है। इसी ख्याल के मुताबिक ज़मीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ती चलो। कोहनी और घुटने छिलते रहेंगे, तकलीफ होगी, लेकिन हम किसी से छेड़छाड़ किए बगैर आगे निकल जाएंगे। वो उसकी मर्जी के मुताबिक औंधी ज़मीन पर लेट गई, फिर उसकी तरह कोहनी और घुटनों के बल रेंगते हुए आगे बढ़ने लगी। एक जगह पहुंचकर बोली, आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? मैं इसी तरह पूरे जजीरे का चक्कर लगाऊंगा और ये मालूम करूंगा कि यहाँ कौन सा सरकारी राज है जिसकी इस तरह हिफाजत की जा रही है। वो इसी तरह रेंगते हुए उस मचान से दूर निकल गए। इसके बाद उठकर खड़े हो गए, फिर झुककर दौड़ते हुए दूर तक जाने लगे। बहुत दूर जाने के बाद जब दूसरी मचान नजर आई तो वो फिर ज़मीन पर लेट गए और इसी तरह रेंगते हुए आगे बढ़ने लगे। दूसरी मचान के बाद पारस ने रास्ता बदल दिया। इस बार वो जजीरे के दरमियानी हिस्से की तरफ रेंगते हुए जाने लगा। बहुत दूर जाने के बाद वो फिर फरजाना के साथ उठकर खड़ा हो गया और झुकते हुए दौड़ते हुए उस छोटी सी पहाड़ी की तरफ जाने लगा जो चांदनी में दिखाई दे रही थी। फरजाना और फेरी को अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार था। वो मौत से डरती थी। वो नहीं जानती थी कि पारस कितना शाहजोर, कितना बासलाहियत और कितना हाजिर दिमाग है। ये सब कुछ ना जानने के बावजूद उसे एतमाद था कि यही वो मर्द है जो उसका मुहाफिज हो सकता है। ज़िंदगी एक बार मिलती है और एक ही बार किसी मर्द पर एतबार किया जा सकता है। बेशक उसे ज़िंदगी से प्यार था, लेकिन आज मौत से भी खौफ नहीं आ रहा था। ये जो लम्हात उसके साथ गुजर रहे थे यही ज़िंदगी का हासिल थे। इसके बाद चाहे मौत आती या क़यामत आती, उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। अचानक पहाड़ी के एक हिस्से से किसी ने ललकारते हुए कहा, हॉल्ट। वह दोनों रुके मगर ज़मीन पर लुढ़कते हुए एक पत्थर की आड़ में चले गए। चांद पहाड़ी की दूसरी तरफ था। उसकी रोशनी इधर नहीं आ रही थी, कदरे तारीकी थी, लिहाजा दोनों ने एंटी गॉगल्स आंखों पर पहन लिए। ऐसी वक्त कहीं से टॉर्च की रोशनी करीब आ रही थी, कोई उनकी तरफ चला रहा था। पारस ने फरजाना के कान के करीब मुंह लाकर कहा, तुम यहीं दुबक कर रहना, ज़रा भी हरकत ना करना, मैं अभी आ रहा हूँ। वो रेंगता हुआ एक तरफ निकल गया। थोड़ी देर बाद फरजाना ने कुछ आवाज़ें सुनी, जैसे 2 आदमी टकरा गए हों। ऊँ आँ की आवाज़ निकल रही थी, फिर यकबारगी खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद करीब ही पारस की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, फरजाना, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, लेकिन इस वक्त यहाँ के एक गार्ड की वर्दी में हूँ, मुझे देखकर परेशान न होना। वो रेंगता हुआ करीब आ गया। उसी वक्त दूर कहीं से किसी की आवाज़ सुनाई दी। कोई कह रहा था, मॉर्गन, अभी तुम किसको ललकार रहे थे? क्या तुमने किसी को देखा है? तुम कहाँ हो? पारस ने फरजाना को थपक कर कहा, यहाँ रहो, मैं अभी आ रहा हूँ। वो उठकर पत्थर की आड़ से निकला, फिर खांसते हुए बोला, मुझे शुबा हुआ था कि इधर मैंने किसी को हरकत करते देखा है, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। वो एक बार फिर खांसते हुए आने वाले के करीब पहुंचा, फिर एक घुंसा उसके पेट में मारा। वो कराहते हुए झुका तो उसके मुंह पर दूसरा हाथ पड़ा। आने वाले को संभलने का मौका ही ना दिया। वो थोड़ी देर तक फड़फड़ाता रहा, फिर एकदम से साकित हो गया। फरजाना पत्थर के पीछे पारस का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसे आहट सुनाई दी। पारस ने कहा, मैं आ रहा हूँ। उसने करीब आकर उसके पास कपड़ों की एक गठरी फेंक दी, फिर कहा, ये दूसरे गार्ड की वर्दी है, तुम इसे पहन लो, मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। जब पहन लो तो पत्थर की आड़ से निकल आना। वो थोड़ी देर तक शर्माती रही। हालांकि वहाँ कदरे तारीकी थी, कोई देख नहीं सकता था, और पारस पत्थर के दूसरी तरफ चला गया था। उसकी शराफत पर भी यकीन था कि वो तांक झांक नहीं करेगा। वो थोड़ी देर तक झिझकती रही, फिर उसने लिबास बदल ही लिया।
लिबास ढीला ढाला था, वो उसे पहनकर पत्थर की आड़ से निकल आई। पारस ने मुस्कुराते हुए कहा, चलेगा, अब ये बताओ क्या स्टेन गन चलाना जानती हो? वह फिर झिझकने लगी। पारस ने कहा, कोई बात नहीं, स्टेन गन को देखो, ये लॉक है, इसे इस तरह हटाओगी, फिर ट्राइगर पर उंगली का दबाव डालोगी तो गोलियां निकलती चली जाएंगी। लेकिन लॉक उस वक्त तक ना हटाना, ट्राइगर उस वक्त तक ना दबाना जब तक तुम्हें अपनी जान का खतरा ना हो। मैं नहीं चाहता कि यहाँ फायरिंग का शोर हो और दूर दूर तक आवाज़ सुनी जाए। फरजाना ने कारतूस की पेटी और स्टेन गन ले ली, फिर उसके करीब होकर आस्तगी से कहा, मैंने यहाँ बारूद की बू महसूस की है। पारस ने चौंक कर उसे देखा, फिर पूछा, तुमने कहाँ महसूस की है? वह ज़मीन पर बैठ गई, फिर लेट गई। पारस भी उसके साथ लेट गया। वो औंधे मुंह होकर ज़मीन से नाक लगाकर सूंघ रही थी। पारस भी सूंघने की कोशिश करने लगा। उसे बचपन से तरबियत दी गई थी कि पांचों हवास को किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। वो तारीकी में इस हद तक देख सकता था जितना कि कोई आम आदमी नहीं देख पाता। वो कानों से हल्की सी हल्की आहट सुन सकता था और उस आहट का तज्जिया कर सकता था। वो सूंघकर बता सकता था कि कौन सी चीज़ जहरीली है और कौन सी चीज़ बेज़रर है। वो मामूली से जहर को बासानी जुबान से चख सकता था। वो फरजाना के करीब ज़मीन पर औंधे मुँह लेटकर ज़मीन को सूंघकर बोला, मुझे तो बारूद की बू महसूस नहीं हो रही है। वो बोली, बारूद इस मिट्टी की बहुत गहरी तह में बिछाई गई है। मैं उस मिट्टी को सूंघकर बारूद का सुराग लगा सकती हूँ। मैं आसार कदीमा की माहिर हूँ। मैं किसी भी खंडर की एक ईंट को सूंघकर बता सकती हूँ कि यह 1000, 2000 या 10,000 साल पहले किस भट्टी में पकाई गई थी। पारस ने उसे हैरानी से देखा, फिर कहा, अगर तुम्हारी महारत दुरुस्त है तो इसका मतलब है कि इस पहाड़ी के अंदर कोई बहुत अहम चीज़ छुपा कर रखी गई है। और ये सोचते हुए मेरा दिल खुशी से धड़क रहा है कि वो चीज़ ट्रांसफार्मर मशीन भी हो सकती है। वो दोनों ज़मीन पर से उठ गए, ज़रा झुककर दौड़ते हुए एक तरफ जाने लगे, गोया पहाड़ी का एक चक्कर काटने लगे। ज़रा दूर जाकर उन्हें रुकना पड़ा। एक गार का धाना दिखाई दे रहा था। वहाँ 2 मुसल्ला पहरेदार थे। उनमें से एक कह रहा था, ये कम वक्त कहाँ जाकर मर गया है। दूसरा कह रहा था, वो मॉर्गन के साथ बैठकर सिगरेट की कश लगा रहा होगा। दोनों ही हड हराम है, ज़रा तुम जाकर देखो। पारस ने फरजाना का हाथ पकड़ा, फिर वापस मुड़कर एक पत्थर की आड़ में चला गया। वहाँ उसके कान के करीब सरगोशी की, तुम चुपचाप खड़ी रहना, मैं आने वालों से निमट लूँगा। थोड़ी देर तक गहरी खामोशी रही। हल्के हल्के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। वो आ रहा था। जब उस बड़े से पत्थर के करीब से गुजरते हुए जाने लगा तो पारस ने स्टेन गन के दस्ते से उसके सर पर जोरदार ज़रब लगाई। उसके हलक से हल्की सी कराह निकली, फिर वह ज़मीन पर गिर पड़ा। पारस ने दूसरी ज़रब लगाई। इसके बाद वो अपनी जगह से हरकत न कर सका। उसकी तरफ से मुतमईन होकर वो इत्मीनान से चलता हुआ गार के धाने की तरफ जाने लगा। फरजाना हैरान थी कि वो कितनी दीदा दलेरी से काम ले रहा है। उसे ज़रा भी खौफ नहीं था कि पहचान लिया जाएगा। हालांकि वो मुसल्लह अफराद की वर्दी में था, फिर भी ऐसा खतरा मोल लेना मुनासिब नहीं था। वो सोच रही थी और डरती जा रही थी। पारस गार के पास पहुंच गया। वहां पहुंचते उसने अचानक ही स्टेन गन के दस्ते से दूसरे मुसल्लह मुहाफिज पर हमला किया। उसे संभलने का मौका नहीं दिया। वह मुहाफिज खासा तगड़ा था, बड़ा जीदार था। वो पारस से लिपट गया। दोनों गुत्थम गुत्था होकर पहाड़ी की ढलान से लुढ़कने लगे। पारस की कोशिश यही थी कि वह मुंह से आवाज़ न निकाल सके। इस मकसद के लिए उसने एक हाथ से उसकी गर्दन दबोच ली और दूसरे हाथ से ज़रबें लगा रहा था। वो मास्टर वाटसुरोकी के बनाए हुए फौलादी हाथ थे। आखिर उसका मुखालिफ कितनी ज़रबें खा सकता था। थोड़ी देर बाद ही ठंडा पड़ गया। गार में दाखिल होने का रास्ता आसान हो गया। वह फरजाना का हाथ पकड़कर दौड़ता हुआ गार तक आया, फिर दबे कदमों अंदर जाने लगा। फरजाना ने सहारे के तौर पर उसके एक बाजू को थाम लिया था। बाजू की मछली उभरी हुई थी और वह सोच रही थी, यही तो वो फौलादी जिस्म है जिसके मुतल्लिक लड़कियां सोचती हैं। मुझे तो बैठे बिठाए आइडियल मिल गया है। क्या हुआ कि इसके साथ एक खतरनाक मुहिम में मसरूफ़ हूँ। जान जाए कोई बात नहीं, जान की कदर करने वाला तो साथ है। वो गार के एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां रास्ता बंद हो गया था। दाएं बाएं कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। उसने टॉर्च रोशन की, फिर चारों तरफ रोशनी करते हुए देखने लगा। एक जगह एक आहनी कल नजर आई। उसने उस कल को इधर से उधर घुमाया तो अचानक ही वो बंद रास्ता दरवाजे की तरह एक तरफ से रखने लगा। इस दरवाजे के दूसरी तरफ दूर तक फैला हुआ बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा था। बहुत ऊंचाई तक क्रेनें लटकी हुई इधर से उधर जा रही थीं। नीचे ट्रॉलियां सामान से लदी हुई गुजर रही थीं। इस हॉल के एक दूर उफ्तादा हिस्से में एक शख्स ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ था, जैसे कोई शहंशाह तख्ते ताउस पर बैठा हो। उसने ताली बजाते हुए कहा, कम ऑन यंग बॉय, तुमने तो कमाल कर दिया। हमारे मचान के सिपाहियों से नजरें बचा कर आए और इधर आकर हमारे 4 आदमियों को हलाक कर दिया। हम ये तमाशा इस स्क्रीन पर देखते आ रहे हैं। उसने एक स्क्रीन की जानिब इशारा किया। पारस और फरजाना ने उधर देखा। स्क्रीन के बाहर का हिस्सा नजर आ रहा था। सामने कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स रिमोट कंट्रोलर का बटन दबा रहा था। उसके जरिए स्क्रीन का मंजर बदलता जा रहा था और वो चारों हलाक होने वाले शख्स यके बाद दीगरे नजर आते जा रहे थे।
शाहाना कुर्सी पर बैठे हुए शख्स ने कहा, अपने हथियार फेंक दो। तुम्हारी स्टेन गन की गोलियां मुझ तक नहीं पहुंच सकेंगी, और अगर इन्हें इस्तेमाल करना ही चाहते हो तो अपने आसपास देख लो। पारस ने दाएं बाएं नजरें घुमाकर देखा। कितने ही मुसल्लह अफराद थे जो क्लाशनकोफ हाथों में लिए पत्थरों की आड़ में बैठे हुए थे। उसने हथियार फेंक दिए। फरजाना ने उसके देखा देखी अपनी स्टेन गन और कारतूसों की पेटी भी फेंक दी। वो शख्स कुर्सी से उठकर दोनों हाथ फैलाकर बोला, शाबाश, बहुत समझदार हो। आओ मेरे करीब आओ और बताओ कि तुम कौन हो। पारस ने फरजाना का हाथ मजबूती से थाम लिया, फिर उसके साथ आगे बढ़ते हुए बोला, हम यहाँ कश्ती की सैर के लिए आए थे, भटक कर इस जजीरे में पहुंच गए। तुम झूठ बोल रहे हो। ये मत समझो कि तुम्हारा सच छुपा रहेगा, मैं अभी मालूम कर लेता हूँ। दूसरे लम्हे पारस ने सांस रोक ली। उसे पराई सोच की लहर महसूस हुई थी। शाहाना कुर्सी से उठने वाले ने कहका लगाते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हारा दिमाग हसास है या तुम योगा के माहिर हो? सांस रोक लेते हो। किसी टेलीपैथी जानने वाले को अपने दिमाग में आने की इजाज़त नहीं देते, यानी तुम बहुत खतरनाक हो। पारस ने फरजाना के कान के करीब झुककर सरगोशी में कहा, तुम कोई बात न करना, गूंगी बनकर रहना। शाहाना कुर्सी के पास खड़े हुए शख्स ने एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए कहा, फरहाद अली तैमूर, हम टेलीपैथी जानने वालों को शैतान कहते हैं। उस हिसाब से मैं शैतान नंबर 6 हूँ। लड़की तुम कौन हो, खुद ही बता दो तो बेहतर है। पारस ने कहा, मेरी ये साथी गूंगी और बहरी है। शैतान नंबर 6 ने एक जोरदार कहका लगाया, फिर कहा, मैं तुम्हारी गूंगी महबूबा को बोलना सिखा दूंगा। बाय द वे, तुम्हारे अंदाज से पता चलता है तुम कोई मामूली जवान नहीं हो। तुम्हारा चेहरा बताता है कि मशरकी हो, तुम्हारी गुफ्तगू बताती है कि मगरबी हो, लिहाजा तुम मास्क मैन के मुल्क से ताल्लुक़ नहीं रखते और तुम यहूदी भी नहीं हो। मेरे हिसाब से तुम फरहाद अली तैमूर से ताल्लुक़ रखते हो। क्या तुम पारस दोम हो? पारस ने एक गहरी सांस लेकर कहा, मेरे बाप ने अगर तुम लोगों को शैतान कहा है तो गलत नहीं कहा। शैतान अपने हथकंडों से सही सिमत और सही मुकाम तक पहुंच जाता है। ये सुनते ही शैतान नंबर 6 ने कहका लगाना शुरू किया। वो हंस रहा था और इधर से उधर जा रहा था, फिर हंसते हुए उधर से इधर आ रहा था। उसके कहकहे थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने बड़ी मुश्किलों से अपने कहकों पर काबू पाते हुए कहा, यह मुझ पर बड़ा जुल्म हो रहा है। सुपर मास्टर मुझ पर बड़ा जुल्म कर रहा है। उसने हुक्म दिया मैं फरहाद को या उसके किसी भी रिश्तेदार को कत्ल ना करूं, उन्हें जिंदा रखूं और अपाहिज बनाकर छोड़ दूं। यह कितना जुल्म है कि तुम मेरे 4 आदमियों को हलाक करके मेरे गार में घुस आए, और मैं तुम्हें हलाक नहीं कर सकता। क्या करूं? सुपर मास्टर आखिर सुपर मास्टर है, उसकी हुक्म अदूली नहीं कर सकता। चलो कोई बात नहीं, ज़रा तुम्हें अपाहिज बनाकर ही देखता हूं क्या नतीजा बरामद होता है। फिर उसने हंसते हुए फरजाना की तरफ देखा और कहा, हाय ये कैसी नौखेज़ दोशीज़ा है। मालूम होता है जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही मेरी दहलीज पर पहुंच गई है। फरजाना ये सुनते ही पारस से चिपक गई। दोनों के दिल एक साथ धड़कने लगे। ये दिलों का मिलाप था, ये खतरात से आगाही थी। अब या तो शैतानों की मौत आई थी या मेरे दोनों बेटों की शामत, क्योंकि शैतान नंबर 6 पारस दोम से टकरा गया था और शैतान नंबर 2 पारस अव्वल के पीछे पड़ा हुआ था और उसे अपाहिज बनाने के लिए डमी पारस को आलयकार बना रहा था। पारस अव्वल जोजो के साथ झील के किनारे वाले कॉटेज में था। उसने जोजो के हाथ को मोहब्बत से थाम कर कहा, मैं अपनी जान से ज़्यादा तुम्हें चाहता हूँ। तुम मुझे कितना चाहती हो? मैं भी तुम्हें जान से ज़्यादा चाहती हूँ। मैं जो पूछूंगा उसका सही जवाब दोगी? क्या मैं तुम्हारी बात का सही जवाब नहीं देती हूँ? वो नाराज़ होने वाली थी। पारस ने फिर उसे समझा मनाकर कहा, तुम इतनी समझदार हो कि कभी गलत जवाब नहीं देती हो। अच्छा ये बताओ, जब मैं उस रेस्तोरां में तुम्हारे लिए आइसक्रीम और अपने लिए कॉफ़ी लेने के लिए गया तो इसके बाद मैं खाली हाथ आया, क्या मेरा लिबास भी यही था या बदला हुआ था? जोजन ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, हाँ लिबास बिल्कुल ऐसा ही था। पारस ने कहा, कार की चाबी मेरे पास थी। तुम उस डमी पारस के साथ किस कार में गई थी? क्या वो मेरी कार थी? जोजो ने फिर थोड़ी देर सोचने के बाद परेशान होकर कहा, मुझे याद नहीं आ रहा है, मगर इतना समझ में आ रहा है कि वो तुम्हारी कार नहीं थी। प्लीज़ जोजो, इसी बात से समझ लो कि वो डमी पारस था। मैं नहीं था, वो किसी दूसरी कार में तुम्हें ले गया था। वो अपनी पेशानी पर हाथ मारने लगी। पारस ने पूछा, ये क्या कर रही हो? मैं अपनी अकल को तमांचे मारी हूँ। इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि तुम्हारे साथ जिस कार में आई थी उसी कार में वापस क्यों नहीं गई? कोई दूसरी कार कहाँ से आ गई? पारस ने कहा, शाबाश, तुम अपनी पेशानी पर हाथ मारकर अकल को सही रास्ते पर ले आई हो और सही तौर पर सोच रही हो। तुम बहुत समझदार होती जा रही हो। क्या तुम्हें यकीन आ गया है कि वो डमी पारस ही था? वो इनकार में सर हिलाकर बोली, मैं कैसे यकीन करूं? वो तो तुम ही थे, सर से पांव तक तुम ही थे। तुम्हारा चेहरा भी वही था, तुम्हारा जिस्म भी वही था, तुम्हारा लिबास भी वही था, तुम्हारी आवाज़ और लहजा भी वही था। फिर मैं कैसे यकीन करूं कि वो डमी था? जो समझने की कोशिश करो, डमी ऐसे ही होती हैं। क्या तुमने बाबा साहब के दायरे में नहीं देखा था कि तुम्हारी भी 2 डमीज तैयार की गई थी? जो लड़कियां तुम्हारी नकल करती थी वो बिल्कुल तुम्हारी आवाज़ में और तुम्हारे लहजे में बोलती थी। वो तुम्हारी कद और कामत की थी, तुम्हारी तरह हरकतें करती थी, तुम्हारी ही तरह बातें करती थी। हाँ याद आया, वो लड़कियां तो बिल्कुल मेरे जैसे थी, सिर्फ मेरी जैसी सूरत नहीं थी।
जब तुम्हारी जगह में इस्तेमाल करने का मौका आता तो बाबा साहब के दायरे में उनके चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी की जाती, फिर वो सूरत के एतबार से भी बिल्कुल जोजो ही नजर आती। ऐसा कहते वक्त पारस ने सोचा, अगर डमी पारस को धोखा देने के लिए एक डमी जोजो को पेश किया जाए और असली जोजो को छुपा लिया जाए तो कैसा रहेगा। उसके दिमाग ने जवाब दिया, यह अहमकाने इक़दामात होंगे, क्योंकि सुपर मास्टर और उसके दूसरे टेलीपैथी जानने वाले शैतान उस डमी जोजो के दिमाग में पहुंचकर असलियत मालूम कर लेंगे। ऐसा सोचते वक्त अचानक उसकी नज़र जोजो की उंगली पर पड़ी। जोजो अपनी एक उंगली में अंगूठी पहने हुए थी। उस अंगूठी को पारस ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने पूछा, यह अंगूठी कहाँ से आ गई? वो हंसते हुए बोली, यही तो तुम्हें खराबी है, तुम भूल जाते हो, ये तुमने ही एक दुकान से खरीद कर दी थी। पारस ने कहा, प्लीज़ मुझे ये अंगूठी उतार कर दिखाओ। उसने वो अंगूठी अपनी उंगली से उतार कर उसे दे दी। पारस ने उसे उलट पलट कर देखा। बात समझ में आ गई। वो अंगूठी नहीं बल्कि इंडिकेटर था। इसके जरिए किसी जासूस को यह पता चलता था कि जोजो कहाँ है, मशरिक में या मगरिब में है, शुमाल या जनूब में। अगर जनूब में है तो कितने फासले पर है। उस जासूस के सामने यकीनन कंप्यूटर का एक मॉनिटर स्क्रीन होगा जिस पर यह बात वाज़ेह होकर बताई जाती होगी कि वो अंगूठी पहनने वाली किसी चार दीवारी में या खुली जगह में है और कितने फासले पर है। इस अंगूठी को समझने के बाद ये बात भी समझ में आ गई कि डमी पारस किस तरह जोजो का सुराग लगा लेता है कि वो कहाँ है। क्या वो सुराग लगाते हुए उसकी शरीक हयात जोजो की ख्वाबगाह में भी पहुंच जाएगा। ये कैसी बात थी जो एक गैरतमंद शौहर को तैश में मुब्तला कर सकती थी। पारस ने जब्त से काम लिया, फिर मुस्कुराते हुए कहा, जोजो क्या ये अंगूठी मैं पहन लूँ? वो हंसते हुए बोली, तुम्हारी उंगलियां तो मोटी मोटी हैं, ये अंगूठी कैसे आएगी? इससे छोटी उंगली में आ जाएगी, ये देखो। उसने छोटी उंगली में वो अंगूठी पहन ली। वो खुश होकर बोली, अरे वाह, ये तो तुम्हारी उंगली में आ गई, अच्छी बात है, इसे पहन लो। पारस ने उसके शाने पर हाथ रखकर कहा, अब तुम आराम से सो जाओ, रात बहुत ज़्यादा हो गई है। वह तकिए पर सर रखकर लेट गई। पारस ने उसे हसरत से देखा। उसका हुस्न शबाब उसे अपनी तरफ खींच रहा था। वो बड़े ज़ब्त से काम लेता रहा, फिर परेशान होकर बिस्तर से अलग हो गया। उससे बोला, तुम अपने दिमाग को हदायत देकर सोने की आदी हो, प्लीज़ आंखें बंद करके सो जाओ। वो मासूम थी, उसके परेशान जज्बात को समझ नहीं सकती थी। उसने आंखें बंद कर ली। पारस वहाँ से चलता हुआ दूसरे कमरे में आकर लेट गया। बेचैनी से करवटें बदलने लगा। 2 हफ्ते गुजर चुके थे, तीसरा हफ्ता गुजरने वाला था और वो अंदर से फूंक रहा था। उसके अंदर और बाहर नादीदा शोले लपक रहे थे। अगर उसकी जगह कोई और होता तो अब तक ना जाने कहाँ कहाँ भटकता और बहकता रहता। रात के 11 बज रहे थे। वो बिस्तर से उठकर दबे कदमों चलता हुआ जोजो की ख्वाबगाह के पास पहुंचा। खिड़की के पर्दे को हटाकर देखा। वो गहरी नींद में थी। उसकी नींद इस बात को झुटला रही थी कि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई, दूसरी तरफ बराए नाम भी आग नहीं थी। वह इतने इत्मीनान से सो रही थी जैसे उसके दुल्हा पर कोई क़यामत नहीं आ रही हो। इस दुनिया में सिर्फ परियों की कहानियाँ होती हैं जो बंद आंखों के पीछे ख्वाबों में नजर आती हैं, और शायद वो अपने पारस को शहजादे के रूप में परियों के दरमियान देख रही थी। वो मायूस होकर फिर दूसरे बेडरूम में आ गया। वहाँ बिस्तर पर गिरकर सोने की कोशिश करने लगा। फिर उसने आंखें बंद की और अपने दिमाग को हदायत दी कि वह सुबह 6 बजे तक सोता रहे। अगर कोई गैर मामूली बात हो तो फ़ौरन आंख खुल जाए। चूंकि बचपन से दिमाग को हदायत देने की आदत थी और दिमाग उसका ताबे फरमान था, इसलिए इतनी बेचैनी और इज़्तिराब के बावजूद उसे नींद आ गई। अचानक उसकी आंख खुल गई। उसने कमरे में रेडियम डायल को देखा। रात का 1 बजा था। कोई दरवाजे को खोल रहा था। वो बड़ी आहिस्तगी से बिस्तर से उठा, फिर दबे कदमों दरवाजे की तरफ जाने लगा। शिकार आ गया था। उसने छोटी उंगली में जो अंगूठी पहनी हुई थी उसका इंडिकेटर शिकार को यह बता रहा था कि जोजो इसी कमरे में है। वह दरवाजे के करीब जाकर खड़ा हो गया। दूसरी तरफ से आने वाला डमी किसी तार के जरिए मुकफ्फल दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो कामयाब हो गया। दरवाज़ा खुल गया। खुलते ही डमी के मुंह पर एक ज़बरदस्त घूंसा पड़ा। यह घूंसा खिलाफ तवक्को था। वो लड़खड़ाता वो पीछे कॉरिडोर की दीवार से जाकर टकराया। पारस ने कहा, बेटे, वो इंडिकेटर वाली अंगूठी मेरी उंगली में है। तुम मेरी बीवी के साथ सुहागरात मनाने आए थे। बेगैरत जलील कुत्ते, मैं तुम्हें बताऊंगा कि सुहागरात कैसे मनाई जाती है। अचानक ही डमी ने उस पर हमला किया। ये दाव पारस भी जानता था। उसने तोड़ कर लिया। पारस ने उस पर जवाबी हमला किया तो डमी उस हमले को समझता था, इसलिए उसने भी तोड़ कर लिया। थोड़ी देर तक दोनों के दरमियान ऐसे ही जोड़ तोड़ जारी रहा। फिर पारस ने समझ लिया कि यह ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए मेरे दिमाग से सारी दावपेच हासिल कर चुका है। लिहाजा यहाँ वापस आने के बाद मैंने मास्टर वाटसुरोकी से जो नए दावपेच सीखे उन्हें आजमाना चाहिए। यकीनन उनका तोड़ इसके पास नहीं होगा। डमी ने कहा, मैं तुमसे एक फैसला करना चाहता हूँ। जोजो या तुम्हारी होगी या मेरी, क्योंकि मैं भी उसे उतनी ही शिद्दत से चाहता हूँ जितना कि तुम चाहते हो। पारस ने नागवारी से कहा, तुम कितनी गैर शरीफाना और गैर खिलाक की गुफ्तगू कर रहे हो। क्या तुम्हें एहसास है कि तुम टेलीपैथी जानने वाले शैतानों के इशारों पर चल रहे हो और एक मियाँ बीवी की ज़िंदगी को अजाब बना रहे हो? उसकी बात खत्म होते ही डमी ने उस पर हमला किया। पारस ने उस हमले को रोक लिया। फिर वाटसुरोकी के एक दाव आजमाया तो डमी के हलक से चीख निकल गई। वह फर्श पर गिरने के बाद उठने में दिक्कत महसूस कर रहा था।
पारस ने कहा, मैं तुम्हें मोहलत दे रहा हूँ, आराम से उठो और आराम से हमला करो, फिर जवाब में आराम से मार खाते रहो। तुम्हारी लाश भी इसी कॉटेज से बाहर बड़े आराम से जाएगी। वो बड़ी मुश्किल से उठा, फिर अचानक ही चाकू निकालकर उसे खोलते हुए पैंतरा बदलने लगा। पारस को मालूम नहीं था कि चाकू निकालने के पीछे क्या बात है। दरअसल वो दूसरा शैतान डमी के दिमाग में पहुंच गया था और उसे डांट कर कह रहा था कि तुम मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ क्यों आए। और डमी सोच के जरिए कह रहा था, मैं जोजो के बगैर नहीं रह सकता। आज इसके साथ वक्त गुजारने के लिए इसके बेडरूम में आना चाहता था, लेकिन ये कमबख्त पारस फिर कबाब में हड्डी बन रहा है। तब दूसरे शैतान ने मशवरा दिया, फ़ौरन चाकू निकालो और किसी तरह पारस को जख्मी करो ताकि मैं इसके दिमाग में पहुंच सकूं। पारस ने जवाब में पैंतरा बदलते हुए कहा, तुम्हारे दिमाग में जितनी सलाहियतें हैं वो सब मुझसे हासिल की हुई हैं। यानी तुम्हारी और मेरी आदत एक जैसी है, लेकिन मेरी आदत यह नहीं कि मैं किसी निहत्थे पर चाकू या कोई दूसरा हथियार उठाऊं। फिर तुम यह हथियार मेरे खिलाफ क्यों उठा रहे हो? तुम्हारा मकसद क्या है? डमी ने कोई जवाब नहीं दिया। पैंतरा बदलते हुए उस पर हमला किया। पारस ने अपने आप को बचा लिया, फिर कहा, मैं समझ रहा हूँ, यकीनन वह दूसरा शैतान तुम्हारे दिमाग में और चाहता है कि किसी तरह मुझे जख्मी कर दे और मेरे दिमाग में पहुंच जाए। ये कहते ही पारस ने कहका लगाया, फिर कहा, शायद तुम ये नहीं जानते कि मेरे पापा मेरे दिमाग में मौजूद हैं। अगर मैंने भी तुम्हें किसी तरह जख्मी कर दिया और वह तुम्हारे दिमाग में पहुंच गए, तब तुम्हारा क्या असर होगा? डमी जरा सहम गया। उसके दिमाग में दूसरा शैतान बोल रहा था, परवाह मत करो, किसी तरह इसे जख्मी करो। और डमी कह रहा था, यह फौलाद है, इसका एक हाथ मुझ पर पड़ता है तो आंखों के सामने तारे नाचने लगते हैं। दूसरे शैतान ने गुस्से से कहा, बकवास मत करो, किसी तरह इसे जख्मी करो। क्या तमाम दावपेच भूल रहे हो? मैं जितने दावपेच जानता हूँ पारस उनके तोड़ जानता है। मैं किस तरह हमला करूँ मेरी समझ में नहीं आता। दूसरे शैतान ने कहा, हम तुम्हें पहले ही समझा चुके हैं, जब भी पारस से मुकाबला उसे पहली फुर्सत में जख्मी करने की कोशिश करो। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? मैं भला कैसे करता? दरवाज़ा खोलते इसने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए थे। इसके फौलादी हाथों ने मेरे होश उड़ा दिए थे। यू नॉनसेंस, तुम बाकायदा चाकू पकड़कर इसे जख्मी नहीं कर सकते तो ना सही, दूर से चाकू फेंककर तो जख्मी कर सकते हो। फौरन मेरी हदायत पर अमल करो। दूर से चाकू फेंकने के लिए लाजमी था कि चाकू की नोक की तरफ से पकड़ा जाए, क्योंकि दस्ते की तरफ से चाकू फेंकना हर एक का काम नहीं होता। ऐसा सिर्फ माहिर खंजर जन ही कर सकती हैं। जब डमी ने उसे नोक की तरफ से पकड़ा तो पारस चौकन्ना हो गया। जैसे उसने चाकू फेंका वो उल्टी कलाबाजी खाकर एक तरफ हो गया, दूसरी तरफ चाकू लकड़ी के दरवाजे में पेवस्त हो गया। पारस ने मुस्कुराते हुए कहा, वो चाकू हम दोनों के लिए बराबर फासले पर है, अब देखो कौन उसे अपनी गिरफ्त में लेता है। यह सुनते ही डमी चाकू की तरफ लपका तो उसके पेट में एक लात पड़ी। वो पेट पकड़कर झुका, दूसरी लात मुंह पर पड़ी। वो फिर लड़खड़ाता हुआ दूर जाकर दीवार से टकरा गया। पारस का एक हाथ हथौड़े की तरह लगता था। उसकी आंखों के सामने तारे नाचने लगते थे। वो देर तक अपने आप को संभाल ना सका। जब उसने खुद को संभाल कर देखा तो पारस के हाथ में चाकू था। चाकू की नोक उसकी चुटकी में थी। फिर उसने वो चाकू उसकी तरफ फेंका। वह फिजा में सनसनाता हुआ आया और उसके सीने में ठीक दिल की जगह गहराई में उतर गया। वह इत्मीनान से चलता हुआ अपने बंगले में आया। रिसीवर उठाकर पुलिस के एक आला अफसर के नंबर डायल किए। फिर राब्ता कायम होने के बाद कहा, मेरे कॉटेज के अतराफ आपके मुसल्लह सिपाहियों का पैरा है। इसके बावजूद डमी पारस यहाँ घुस आया था और मुझ पर कातिलाना हमले कर रहा था। खुदा का शुक्र है मैं बच गया। उसकी लाश मेरे कॉटेज में पड़ी हुई है। प्लीज़ यह लाश उठवा लें और अपने लोगों का मुहासबा करें कि उनकी मौजूदगी में कोई दुश्मन मेरे कॉटेज में कैसे घुस आया। उसने रिसीवर रख दिया। फिर दरवाजे की तरफ देखा, वहाँ जो खड़ी हुई थी। उसने कहा, मैंने अपने दिमाग को हदायत दी थी, कोई गैर मामूली बात हो तो मेरी आंख खुल जाए। तुम दोनों के झगड़े की आवाज़ सुनाई दी तो मेरी आंख खुल गई, लेकिन ये कौन है? ये तो बिल्कुल तुम्हारा हमशक्ल है। मैं आज शाम से तुम्हें यही समझाता रहा हूँ कि एक डमी पारस है जो तुम्हें धोखा दे रहा है। उस रेस्तोरेंट से यही डमी तुम्हें बहला फुसला कर ले गया था और रात 10 बजे तक तुम्हारे साथ रहा था। ये इस वक्त भी तुम्हारे बेडरूम में आना चाहता था और तुम्हारे साथ गंदे बच्चों जैसी हरकतें करना चाहता था। मैंने इसे मार डाला। जो उसे आकर लग गई, कहने लगी, मैं कितनी अहमक हूँ, तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर रही थी। अब इसकी लाश देखकर यकीन आ रहा है। आइंदा मैं तुम्हारी किसी बात को झूठ नहीं समझूंगी। पारस ने उसे थपकते हुए कहा, तुम मेरी बातों पर अमल करती रहोगी तो हम किसी दुश्मन से धोखा नहीं खाएंगे। वो उसे बेडरूम में ले आया। फिर उसके बिस्तर पर लिटा कर बोला, एक बात बताओ, क्या तुम अपने दिमाग में पराई सोच की लहरें महसूस कर रही हो? बिल्कुल नहीं, मेरा दिमाग नॉर्मल है, कोई दूसरी सोच नहीं है। तो फिर अपनी आंखें बंद करो और दिमाग को हदायत दो कि आराम से सोती रहोगी। अगर पापा तुम्हारे दिमाग में आएंगे तो आंख नहीं खुलेगी, वरना किसी भी पराई सोच की लहर को महसूस करते ही तुम नींद से बेदार हो जाओगी। उसने पारस की हदायत के मुताबिक अपने दिमाग को हदायत दी। फिर थोड़ी देर के बाद सो गई। पारस ने वापस अपने बेडरूम में आकर रिसीवर उठाया। मेरे नंबर डायल करने के बाद मुझसे राब्ता कायम किया। मैंने रिसीवर उठाकर पूछा, हेलो बेटे, क्या बात है? पापा, मैंने उसे सुला दिया है और उसके दिमाग को यह हदायत दिया कि आपके सिवा कोई भी पराई सोच की लहर हो तो उसकी आंख खुल जाए। लिहाजा ऐसी सूरत में आप उसके ख्वाबीदा दिमाग पर तनवीमी अमल कर सकती हैं और उसके दिमाग को दूसरे शैतानों की ख्याल ख्वानी से महफूज कर सकती हैं। ये तुमने बहुत अच्छा किया। मैं उसके पास जा रहा हूँ। उसने रिसीवर रख दिया। पुलिस के आला अफसरान कॉटेज के करीब आ गए थे।
वहाँ आसपास पहरा देने वालों को डांट रहे थे कि उनकी मौजूदगी में एक दुश्मन किस तरह कॉटेज में घुस आया था। डमी पारस की लाश वहाँ से उठवा ली गई। थोड़ी देर बाद ही फ़ोन की घंटी बजने लगी। पारस ने रिसीवर उठाकर पूछा, हेलो कौन है? दूसरी तरफ से कहकर सुनाई दिया। फिर उसने कहा, मैं हूँ दूसरा शैतान। मैंने तुम्हारे बाप से कह दिया था तुम कभी डमी पारस को हलाक नहीं कर सकोगे और एक दिन वो डमी तुम्हें अपाहज बना देगा। वो दिन ज़रूर आएगा क्योंकि डमी पारस अभी जिंदा है। एक के मर जाने से क्या होता है? क्या ट्रांसफार्मर मशीन ऐसे दर्जनों डमी तैयार नहीं कर सकती? ये कहते ही रिसीवर रख दिया गया। उसने अपने रिसीवर को घूरते हुए देखा, फिर उसे क्रैडल पर रखते हुए अफसर से कहा। वो टेलीपैथी जानने वाला दूसरा शैतान था। चैलेंज कर रहा था कि ऐसे दर्जनों डमी ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए तैयार हो सकती हैं। ऑफिसर ने परेशान होकर कहा, पारस बाबा ये तो बड़ी परेशानी की बात है तो परेशानी की बात, लेकिन मुसीबत जो आने वाली है उससे हम कतरा नहीं सकते, लिहाजा उसका मर्दानावार मुकाबला करना ही पड़ेगा। देखते हैं आइंदा क्या होने वाला है। आला अफसरान ने पारस को यकीन दिलाया कि अब कोई उस कॉटेज में दाखिल नहीं हो सकेगा क्योंकि पहरा और ज़्यादा सख्त कर दिया गया है। इस कॉटेज के आसपास ऐसे मुसल्लह अफराद का पहरा लगाया गया है जो योगा के माहिर हैं और टेलीपैथी जानने वाले उनके दिमागों में नहीं आ सकेंगे। पारस ने पूछा, ऑफिसर क्या आप योगा के माहिर हैं या आपका दिमाग हसास है? एक अफसर ने कहा, मैं पराई सोच की लहरों को महसूस कर सकता हूँ। पारस ने कहा, आप मेरे सामने ठहर जाएं, बाकी अफराद चले जाएं। पारस के हुक्म के मुताबिक तमाम लोग चले गए, सिर्फ वो अफसर रह गया। पारस ने कहा, चूंकि आप योगा के माहिर हैं इसलिए कॉटेज के तरफ पहरा देने वालों को समझा दीजिए कि मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा और यहाँ वापस आऊँगा तो हर दफ़ा मखसूस कोड वर्ड्स दोहराऊँगा। वो कोड वर्ड्स ये हैं, पारस फॉर जोजो एंड जोजो फॉर पारस। वो अफसर बाहर चला गया। उसने तमाम पहरेदारों को यही कोड वर्ड्स सुना दिए। उन्हें सख्ती से ताकीद की गई कि ये कोड वर्ड्स अपने घर के किसी फर्द के सामने भी कभी ना दोहराएं। ऑफिसर के जाने के बाद मैंने पारस को मुखातिब किया और कहा, मैंने जोजो के दिमाग पर तनवीमी अमल किया है और मुतमईन हूँ अब सुपर मास्टर और उसके बाकी 6 शैतान उसके दिमाग में नहीं आ सकेंगे। मैंने अपने लिए एक ख़ास कोड वर्ड्स मुकर्रर कर दिया है जिसे सुनकर वह मुझे अपने दिमाग में जगा देगी, वरना किसी भी सोच की लहर को धुतकार देगी और दिमाग को लॉक कर लेगी। वो मुझे किस तरह पहचानेगी? अभी वो दूसरा शैतान कह रहा था कि ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए दर्जनों डमी पारस तैयार किए जा सकते हैं, बल्कि तैयार किए जा चुके हैं। फिक्र ना करो, मैंने जोजो के दिमाग में ये बात नक्श कर दी है कि जिस पारस की छोटी उंगली का नाखून बड़ा हो वही असली होगा। बाकी को वो नकली समझकर धुतकार दे और कभी उसके सामने ये जाहिर न करे कि उसने असली और नकली की पहचान कैसे की है। थैंक्स पापा, आपने ऐसी पेशबंदी की है कि अब सुपर मास्टर की कोई चाल कामयाब नहीं हो सकेगी। अब तुम आराम से सो जाओ, मैं जा रहा हूँ। मैं उसके पास से वापस आ गया। उसने जोजो के बेडरूम में आकर खिड़की का पर्दा ज़रा सा हटाकर देखा। वो गहरी नींद में थी। वह फिर सर झुकाकर अपने बेडरूम में आ गया। बिस्तर पर चारों शाने चित लेकर छत की तरफ देखते हुए सोचने लगा, क्या मेरी शादी हो चुकी है? अगर शादी हो चुकी है तो मेरी दुल्हन पिछले 2 हफ्तों से परियों के ख्वाब क्यों देख रही है और मैं परियों को अगवा करने वाला जिन क्यों बनता जा रहा हूँ? वह घंटे भर तक करवटें बदलता रहा। बकौले शायर, कबाबे सीख की मानिंद हम करवट बदलते हैं, जो जल उठता है ये पहलू तो वो पहलू बदलते हैं। वो रात के 3 बजे उठकर बैठ गया। उसके अंदर धुआं भर गया था। वो एकदम से बुखलाया हुआ था। तेजी से चलता हुआ कॉटेज से बाहर आया। एक मुसल्ला सिपाही ने उसे रोका। उसने करीब जाकर कहा, पारस फॉर जोजो एंड जोजो फॉर पारस। सिपाही मुतमईन हो गया। उसने कार का दरवाज़ा खोला, स्टीयरिंग सीट संभाली, फिर उसे ड्राइव करता हुआ कॉटेज से दूर होता चला गया। अब उस पर दीवानगी जारी हो गई थी। उसकी निगाहों के सामने सिर्फ सलारा घूम रही थी। वो सलारा जिसने पहली बार उसके जज्बात को आवारा किया था। अगरचे वह ऐन वक्त पर आवारगी से बच गया था, ताहम सलारा ने जो नज़ारा पेश किया था वो उसी का जायज़ मुतालबा जोजो से करता आ रहा था और नाकाम होता जा रहा था। सलारा अपने बिस्तर पर लेटी हुई बेचैनी से करवटें बदल रही थी। वह हर रात इसी तरह कभी जागती थी, कभी सोती थी और कभी हड़बड़ाकर उठ बैठती थी। उसे यूँ लगता था जैसे पारस उसके दरवाजे पर आ पहुँचा है। आहट पे कान होते थे, दर पे नज़र होती थी और वो हर आहट पर चौंक कर दौड़ते हुए दरवाजे पर पहुँच जाती थी। उसे खोल कर देखती थी, वहाँ सिर्फ हवा का झोंका आता था। अपने भाई के साथ एक गैर मामूली ट्रांसफार्मर मशीन तैयार करने वाली सलारा का अब ना कोई दोस्त रहा था, ना कोई दुश्मन। उसकी कोई अहमियत नहीं रही थी। उसे इस बात की परवाह भी नहीं थी कि वह दूसरों की नज़र में अहम है या नहीं। वह सिर्फ पारस की नज़रों में अहमियत इख्तियार करना चाहती थी। उसी की खातिर वो पेरिस में थी। उसका दिल कहता था आज नहीं तो कल वो संगदिल ज़रूर आएगा। दरवाजे पर दस्तक सुनकर वह चौंक गई, बिस्तर से उठकर बैठ गई। दिमाग ने कहा धोखा होगा, दरवाज़ा खुलेगा तो हवा का झोंका होगा, लेकिन दिल दीवाना था, दिमाग की बात नहीं मानता था। वो दीवानी दौड़ती हुई दरवाजे पर आई। फिर जब उसे खोला तो ऊपर की सांस ऊपर रह गई। सचमुच उसकी निगाहों के सामने पारस खड़ा हुआ था। उसने मारे हैरत के अपनी उंगली को दांतों से काट लिया, फिर चीख पड़ी। वो ख्वाब नहीं देख रही थी। सचमुच उसका महबूब उसके दरवाजे पर आ गया था। आने वाले ने दरवाज़ा बंद कर दिया। बाज़ औक़ात मसरूफ़ियत इतनी बढ़ जाती है कि आदमी खुद को भूल जाता है, सिर्फ मसरूफ़ियत को याद रखता है।
यह हमारी दुनिया में जो कुछ होता है आराम, सुकून और मुसर्रतें हासिल करने के लिए होता है, लेकिन इतनी मेहनत और इतनी मसरूफियत के बावजूद खुशी थोड़ी देर के लिए मिलती है। हमेशा यही होता है, मुसर्रतों का हिस्सा बहुत कम होता है। अभी हम खुशियों से खेल रहे होते हैं कि अचानक सदमा हम पर हमलावर होता है। हमारी हलक में कह के घुट जाते हैं और चीख निकल पड़ती है। यकबारगी सलारा के हलक से चीख निकली। पारस ने एकदम से परेशान होकर पूछा, क्या हुआ? वो कुछ नहीं बोल रही थी मगर बोलने की कोशिश कर रही थी। दोनों मुट्ठियां भिंची हुई थी, हाथ पांव कांप रहे थे, दीदे फैलते जा रहे थे, दांत पर दांत जम गए थे। पारस उसे झिंझोड़कर पूछ रहा था, सलारा प्लीज मुझे बताओ तुम्हें क्या हो रहा है? उसी लम्हे सलारा के बदन को हल्का सा झटका लगा। वो हमेशा के लिए साकित हो गई। वो चंद लम्हों के लिए गुमसुम रह गया। सोचने लगा, ये क्या हो गया? अभी तो ये अच्छी भली थी, हंस रही थी, बोल रही थी, मुझ पर वारी वारी जा रही थी, और अभी अपनी जान यूं वार गई है, समझ में नहीं आता ये अचानक क्या हो गया है। उसने उसकी कलाई थाम ली, नब्ज को महसूस करना चाहा, फिर दिल की धड़कन को भी महसूस करने की नाकाम कोशिश की। मौत ने उस पर कब्जा जमा लिया था। पारस ने उसे गौर से देखा तो हैरान रह गया। उसका चेहरा और उसके हाथ पांव नीले पड़ रहे थे। वो एकदम से पीछे हट गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अब उसकी समझ में कुछ आ रहा था। वो फौरन ही टेलीफोन के पास आया। रिसीवर उठाकर नंबर डाल के फिर राब्ता कायम होने पर कहा, हेलो इंस्पेक्टर, मैं फरहाद अली तैमूर का बेटा पारस अली तैमूर हूँ। मेरा पता नोट करो, यहाँ एक कमरे में लाश पड़ी हुई है। उस लाश का फौरी पोस्टमार्टम ज़रूरी है। प्लीज़ आप एम्बुलेंस लेकर चले आएँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद पुलिस की एक गाड़ी एम्बुलेंस के साथ चली आई। सलारा की लाश को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस के एक आला अफसर ने मुझे भी इस बात की इतला दी। मैंने पूछा, आखिर वो किसकी लाश है? जनाब उसी सलारा की है जिसे आपने मास्क मैन की कैद से रिहाई दिलाई थी। उसकी मौत कैसे हुई? पता नहीं, अभी डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद मालूम होगा। वैसे आसार बता रहे हैं उसके जिस्म में जहर फैल गया है। मैं लिबास तब्दील करके अस्पताल पहुंच गया। वहाँ पारस मौजूद था। मुझे देखते उसने नज़रें झुका ली। मैं सीधा डॉक्टर के पास गया। वो पोस्टमार्टम के बाद अपने चैम्बर में आ गया था। मुझे देखते ही बोला, बहुत तशवीशनाक रिपोर्ट है। हम इतने दिनों तक पारस का इलाज करते रहे, फिर मुतमईन हो गए कि आपका बेटा नॉर्मल हो गया है। लेकिन नहीं मिस्टर फरहाद, ये बज़ाहिर नॉर्मल है। जहर अब भी इसकी रगों में मौजूद है, जो इसे नुकसान तो पहुंचा रहा है लेकिन दूसरों के लिए नुकसानदेह है। पारस ने यह खबर सुनी तो दोनों हाथों से सर थाम कर बैठ गया। ओह मारिया, ये तुमने क्या किया? मुझे जहरीला नाग बनाकर छोड़ दिया। खुदाया तेरी कुदरत को समझना बहुत मुश्किल है। तूने इसलिए जोजो को जवानी में मासूम और पारसा रखा ताकि वो मेरे जहर से महफूज रहे। एक मासूम थी, वो बच गई। एक गुनहगार थी, वो मर गई, और मैं गुनाह का शरीक था। सारी दुनिया सज़ा में मुब्तला रहूँगा कि किसी को शरीक हयात बनाकर उसके साथ इज़्दवाजी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, कभी नहीं गुजार सकता। पारस और फरजाना एक जान दो कालब हो गए थे। वो कोई मोहब्बत भरा रोमांटिक माहौल नहीं था और ना ही वो मोहब्बत के मारे थे, बल्कि जान के लाले पड़ गए थे। फरजाना घबराकर पनाह लेना चाहती थी। पारस ने उसे बाजू में पनाह दे दी थी, लेकिन दूसरे लम्हे दोनों तरफ से मुसल्लह अफराद ने दोनों को पकड़कर खींचा और उन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया। ऐसे वक्त फरजाना ने कमाल अदाकारी का सबूत दिया। खौफजदा होने के बावजूद वो गूंगी बन गई और गूंगी बनकर हाथ के इशारों से कहने लगी कि अपने बॉयफ्रेंड के पास जाएगी, उससे अलग नहीं रहेगी। शैतान नंबर 6 ने ताली बजाते हुए कहा, लड़की तू बहुत चालाक है, लड़के पर जान देती है और जान देने के लिए कोई जगह नहीं मिली, हमारे पास आ गई है। वो अपनी जगह से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता हुआ फरजाना की तरफ आने लगा। पारस ने कनखियों से आसपास खड़े हुए मुसल्लह अफराद को देखा। उनके पास 7 mm की राइफलें थीं और 2 राइफलों की नालें उनकी 2 कनपट्टियों से लगी हुई थी। उसने आहिस्तगी से कहा, आखिर इतनी दहशत भी कैसी? मैं यहाँ से भाग जाने की जुर्रत नहीं कर सकूँगा। राइफल की नाल ज़रा हटा कर रखो। एक मुसल्लह शख्स ने कहा, बकवास मत करो, चुपचाप खड़े रहो वरना गोली मार दूंगा। उधर वो शैतान नंबर 6 फरजाना के सामने पहुंच गया था। अपने एक मातहत से कह रहा था, इस हसीन लड़की के जिस्म के किसी भी हिस्से से एक छोटी सी, बहुत ही छोटी बोटी काट कर निकाल लो, ज़रा हम देखते हैं ये कुछ बोलती है या नहीं। फरजाना का चेहरा स्पाट था, कोई तासुर नहीं मिल रहा था। वह यूं चुपचाप खड़ी थी जैसे कुछ सुनाई ना दे रहा हो। उसकी बोटी काट लेने का जो हुक्म दिया गया था उसके नतीजे में उसे खौफजदा होना चाहिए था, लेकिन वह पारस के मजाज और उसके अंदाजे के मुताबिक पूरी उतर रही थी। ऐसे ही वक्त एक शख्स ने चाकू निकाल लिया, फिर उसकी तरफ बढ़ने लगा। अचानक ही पारस ने मेरी आवाज़ और लबो लहजे में कहा, रुक जाओ। शैतान नंबर 6 ने एकदम से चौंक कर पारस की तरफ देखा। वो बोला, यकीनन तुमने मेरी आवाज़ और लबो लहजे से पहचान लिया होगा कि तुम कोई गलती कर रहे हो तो वाज़ेह अल्फाज में सुन लो। मैं फरहाद अली तैमूर हूँ। वो लड़की और ये नौजवान मेरे आलाकार हैं। मैंने ही यहाँ तक इन्हें पहुँचाया है। शैतान नंबर 6 ने हंसते हुए कहा, अब ये वापस नहीं जाएंगे और ना ही तुम यहाँ के मुताल्लिक कोई मालूमात हासिल कर सकोगे। पारस ने कहा, तुमने टेलीपैथी का इल्म हासिल कर लिया लेकिन अक्ल हासिल नहीं की। एक गैर मामूली इल्म हासिल करने की खुशी में एहतियाती तदाबीर भूल जाते हो। क्या तुम अपने मातियतों को यह हुक्म नहीं दे सकते थे कि हमारे यहाँ पहुँचते गूंगे बहरे बन जाएं?
वो फ़ख्र से सीना तान कर बोला, मुझे हुक्म देने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा इशारा समझती हैं। इनमें से कोई अपनी ज़ुबान नहीं खोलेगा। बेवकूफ़, मेरे पास खड़े हुए राइफल बरदार ने अपनी ज़ुबान खोली है। जिस राइफल बरदार ने उसे डांट कर खामोश रहने के लिए कहा था और गोली मार देने की धमकी दी थी, वह सहम गया था, समझ रहा था। अब फरहाद अली तैमूर उसके दिमाग में आएगा। पारस ने कहा, ज़रा इस मातियत से पूछो क्या इसने मुझे अपनी आवाज़ नहीं सुनाई है? अगर यकीन नहीं तो मैं इसके दिमाग में पहुंच रहा हूं और इसकी बंदूक की गोली सीधी तुम्हारी तरफ आ रही है। ये कहते उसने एक लम्हा ज़ाया नहीं किया। दोनों राइफलों की नाल जो उसकी कनपटियों से लगी हुई थी उन्हें मुट्ठियों में जकड़कर ज़रा अलग करके एक हल्का सा झटका दिया। दोनों की उंगलियां ट्राइगर पर रखी हुई थी। वो फायर नहीं करना चाहते थे, लेकिन राइफल के झटका खाने से ट्राइगर पर दबाव पड़ा तो 2 फायर हुए। ठाई ठाई की आवाज़ के साथ गोलियां निकली। पारस एक एक पोजीशन को समझ रहा था। अपने बाएं हाथ की नाल को पकड़ते ही उसने उसका रुख ठीक शैतान नंबर 6 की तरफ किया था। अभी उसकी ज़िंदगी थी, इसलिए गोली शाने को छेदती हुई निकल गई। उसके दिल खराश चीख सुनाई दी। वो उछलकर फर्श पर गिरा। कुछ मातियत बौखला गए थे, कुछ बड़े ही मुस्ताद और होशियार थे। उनमें से कई एक ने पारस की तरफ फायरिंग की। वो ऐसा नाड़ी तो नहीं था कि जहां था वहीं खड़ा रह जाता। उसने पहले ही छलांग लगाई थी। जिस राइफल वाले के जरिए गोली चलाई थी उसके सर के ऊपर से कलाबाजी खाता हुआ पीछे आया, फिर उसे पीछे से जकड़ लिया। उसकी तरफ आने वाली कई गोलियां उस राइफल वाले को लगी। वो खड़े खड़े लाश बन गए। पारस को खुद से ज़्यादा फरजाना की फिक्र थी। वो इसी तरह लाश को जकड़े हुए अपने सामने ढाल बनाए हुए उसकी राइफल से गोली चला रहा था। दूसरी गोली उसने उस चाकू वाले को मारी जो सिचुएशन बदलते ही चाकू फेंककर राइफल संभाल रहा था। वो राइफल समेत फर्श पर औंधा हुआ। पारस ने चीख कर कहा, फरजाना फौरन पत्थर के पीछे जाओ। वो फायरिंग के डर से बैठ गई थी। चाकू उसके करीब ही फर्श पर पड़ा हुआ था। पारस की बात सुनते ही वो चाकू उठाकर भागती हुई पत्थर के पीछे चली गई। 2 आदमी शैतान नंबर 6 को उठाकर ले जा रहे थे। पारस ने एक गोली मारी। दूसरे को निशाना बनाने का मौका नहीं मिला क्योंकि दाएं तरफ से फायरिंग हो रही थी। वो अपने सामने ढाल बनी हुई लाश को फायरिंग की जद में ले आया। वो तमाम गोलियां मुर्दा खा रहा था और उसके पीछे जिंदा उसे लिए हुए एक चट्टान की आड़ में पहुंच रहा था। फिर उसने वहां से ललकारते हुए कहा, मैं शैतान नंबर 6 से कह रहा हूं, अगर कोई इसे उठाकर ले जाएगा तो इस बार गोली ठीक उसके सीने में पेवस्त होगी। उसे उठाने वालों में से एक तो गोली खाकर गिर चुका था, दूसरा उसे कांधे पर लाद कर ले जाना चाहता था। ये सुनते ही वो रुक गया। पारस ने फिर मेरे लबो लहजे में कहा, शैतान नंबर 6, याद रखो किसी वक्त भी तुम्हारे दिमाग में पहुंच सकता हूं, लेकिन यहाँ चारों तरफ गोलियां चलाने वालों के दिमागों में पहुंचकर तुम्हारे हिफाजती इंतजामात को खाक में मिला रहा हूं। अगर अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो इन्हें हथियार फेंकने का हुक्म दो। वह तकलीफ से कराहते हुए बोला, फेंक दो, हथियार फेंक दो। किस बात का इंतजार कर रहे हो? क्या तुम लोग चाहते हो मैं मर जाऊं? वो ठहर ठहर कर हथियार फेंकने लगे। वो ऐसा करना नहीं चाहते थे, लेकिन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के हुक्म से मजबूर थे। पारस ने शैतान नंबर 6 के करीब खड़े हुए शख्स को हुक्म दिया, तुम अपने बॉस को उठाकर मेरे पास ले आओ। वह हुक्म की तामील करने लगा। शैतान की शैतानियत धरी की धरी रह गई थी। वह शदीद तकलीफ से कराते हुए कह रहा था, प्लीज़ मुझे मेडिकल एड पहुंचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। वो करीब लाया गया। पारस ने उसे लाने वाले को गोली मार दी, फिर कहा, मैंने हुक्म दिया था कि हथियार फेंक दिए जाएं, लेकिन यह शख्स अभी तक अपने पास हथियार रखे हुए था। उसने मरने वाले के हॉलिस्टर से रिवॉल्वर निकाला, उसे चेक किया, शैतान नंबर 6 को पीछे से सहारा देकर खड़ा किया, फिर रिवॉल्वर दिखाते हुए पूछा, मेरे मुताल्लिक कहाँ कहाँ इतला पहुंचाई गई है? वह तकलीफ से निढाल हो रहा था। बड़ी मुश्किल से बोला, मैं ख्याल ख्वानी के जरिए सुपर मास्टर से रब्ता कायम करता हूँ, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। हो सकता है मेरे असिस्टेंट ने उसे ट्रांसमीटर के जरिए तला दी हो। तुम्हारा असिस्टेंट कहाँ है, उसका नाम बताओ। उसने नाम बताया। पारस ने उसका नाम लेकर चीखते हुए कहा, वो जहाँ भी है सामने आ जाए। वो थोड़ी देर में हाथ उठाए सामने कुछ फासले पर आकर खड़ा हो गया। पारस ने पूछा, तुमने ट्रांसमीटर के जरिए सुपर मास्टर को क्या इतला दी है? सुपर मास्टर से बराह रास्त रब्ता कायम नहीं हो सका, मैंने उसके लिए पैगाम छोड़ दिया। पारस ने उसे रिवॉल्वर दिखाते हुए कहा, तुम ज़रा दूर हो जाओ। वो दूर जाने लगा। पारस ने शैतान के करीब सरगोशी करते हुए पूछा, क्या यहाँ ट्रांसफार्मर मशीन है? वो चुप रहा, तकलीफ से कराता रहा। पारस ने कहा, मैं दूसरी बार सवाल नहीं करूंगा, गोली मार दूंगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें तिब्बी इमदाद पहुंचाई जाए तो फौरन जवाब दो। उसने जवाब दिया, हाँ ट्रांसफार्मर मशीन है, उसका नक्शा भी है, मगर तुम वहां तक पहुंच नहीं सकोगे। मैं नहीं पहुंच सकूंगा, लेकिन जो बारूदी सुरंग बिछाई गई है वो पहुंच सकेगी। वह हैरानी से दीदे फैलाई, खला में तकने लगा। पारस ने कहा, मालूम होता है तुम अपना इलाज नहीं कराना चाहते, जिंदा नहीं रहना चाहते। मैं चाहता हूँ, प्लीज़ फौरी तिब्बी इमदाद पहुँचाओ। आखिरी सवाल कर रहा हूँ, सही जवाब दोगे तो जिंदा रहने का मौका दूंगा। बारूदी सुरंग का स्विच कहाँ है? नहीं, मुझसे ना पूछो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। अगर छोड़ दिया गया तो फर्श पर गिरोगे, फिर कभी ना उठ सकोगे। सुपर मास्टर मेरे दिमाग में पहुंचकर ये मालूम कर लेगा कि मैंने बता दिया है तो वो मुझे मार डालेगा। मैं फरहाद अली तैमूर हूँ, तुम्हारे दिमाग को इस तरह लॉक कर दूंगा कि सुपर मास्टर कभी पहुंच नहीं सकेगा। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम ये सवाल करके वक्त ज़ाया कर रहे हो। फिर उसने बता दिया कि बारूदी सुरंग का मेन स्विच कहाँ है। पारस ने उसे उठाकर फौरन ही अपने कांधे पर लाद लिया, फिर बुलंद आवाज़ में कहा, मैं तुम्हारे बॉस को इलाज के लिए ले जा रहा हूँ।
अगर कोई मुझ पर गोली चलाएगा तो मेरे साथ ये भी मरेगा, लिहाजा मेरे पीछे कोई इस गार से बाहर ना आए। फिर उसने कहा, फरजाना मेरे आगे आगे चलो। वह दौड़ती हुई उसके पास आई और उसके आगे आगे चलती हुई गार से बाहर पहुंच गई। फिर वो तेजी से दौड़ते हुए सामने वाली छोटी सी पहाड़ी की तरफ जाने लगे। पारस दौड़ता जा रहा था और पलट पलट कर गार की तरफ देखता जा रहा था। वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। सबको अपने बॉस की फिक्र थी। फरजाना ने हैरानी से पूछा, तुम इसका वजन उठाए कहाँ तक चलोगे? तुम फिक्र न करो, अब मेरे पीछे आ जाओ, हो सकता है सामने वाली पहाड़ी से फायरिंग शुरू हो जाए। वो उसे कांधों पर उठाए दौड़ता हुआ पहाड़ी के करीब आया तो किसी ने ललकार कर कहा, हॉल्ट, कौन है? और इस गार से फायरिंग की आवाज़ें कैसी आ रही थीं? पारस ने कहा, इस गार के अंदर टेलीपैथी का चक्कर चल गया है। वहाँ के मुहाफिज आपस में एक दूसरे पर गोलियां चलाने लगे हैं। बॉस जख्मी हो गया, मैं इसे किसी तरह बचाकर यहाँ ले आया हूँ। इसे फौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है। फिर किसी ने चीख कर कहा, बॉस को फ़ौरन ले आओ। पारस ने तेजी से पहाड़ी की तरफ बढ़ते हुए कहा, फरजाना, वो सामने जो बड़ा सा पत्थर नजर आ रहा है, तुम उसकी आड़ में जाकर छुप जाना, सामने ना आना, इसलिए कि दूर से तुम्हारी वर्दी उन्हें धोखा दे रही है। जब वो करीब से एक लड़की को देखेंगे तो भेद भूल जाएगा। फरजाना ने उसकी हदायत पर अमल किया। वह जख्मी शैतान को अपने कंधे पर उठाए उस पहाड़ी के दामन में पहुंचा। वहां भी एक मसनूई गार बनाया गया था। उसका दरवाज़ा उसके लिए खोला गया। ट्रांसफार्मर मशीन वाले गार तक जो बारूदी सुरंग बिछाई गई थी, उसका स्विच उस दूर वाली पहाड़ी में रखा गया था ताकि यहाँ स्विच दबाने वालों पर धमाकों का असर न हो और वह जान बचाकर फौरन वहां से दूर निकल सकें। पारस पहाड़ी की मसनूई गार में दाखिल होते हुए आदमियों को गिन रहा था। वो तादाद में 6 थे। इनसे भी ज्यादा हो सकते थे लेकिन नजर नहीं आ रहे थे। शायद इस पहाड़ी के दूसरे मुकामात पर इनकी ड्यूटी होगी। मुसल्ला शख्स ने कहा, बॉस को फौरन यहाँ लिटा दो। दूसरे ने पूछा, गोली कहाँ लगी है? पारस ने उसे कांधों से उतारा, फिर अपने सामने ढाल बनाकर बोला, गोली तो एक ही लगी है, लेकिन अब पता नहीं कितनी गोलियां इसके जिस्म में पैवस्त होंगी, क्योंकि तुम उधर से फायर करोगे, इधर से ये मुझे ढाल बनाकर बचाएगा। ऐसा कहते हुए वो कनकियों से बड़े से स्विच बोर्ड को देख रहा था। एक शख्स ने सेनगन संभालते हुए कहा, अच्छा तो तुम ही वो दुश्मन हो जिसने इस पहाड़ी में फायरिंग कराई है और अब यहाँ आए हो? क्या बॉस ने तुम्हें बता दिया है कि इस पहाड़ी में क्या खास बात है? पारस ने कहा, हाँ, अब मैं उस स्विच बोर्ड की तरफ जा रहा हूँ। उसने स्टेन गन का रुख अपने बॉस की तरफ करते हुए कहा, उस पहाड़ी वाले अहमक थे। एक शख्स को बचाने के लिए तुम्हें यहाँ तक आने का मौका दिया ताकि तुम इस स्विच के जरिए पूरी पहाड़ी को तबाह कर सको और वहाँ जो राज छुपा हुआ है वो भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। तुम इसे बच्चों का खेल समझ के आए हो तो ये लो। उसने तड़ तड़ा तड़ फायरिंग शुरू की। उस शैतान नंबर 6 के हलक से सिर्फ एक ही चीख निकली और वह ठंडा हो गया, मगर सारी गोलियां अपने जिस्म पर खाता रहा। फायरिंग सिर्फ 2-4 सेकंड तक रही। पारस ने जवाबन सिर्फ एक गोली चलाई और वह स्टेन गन वाला उछलकर पिछली दीवार से जा टकराया। उसमें तवाज़न बरकरार रखने की शक्कत नहीं थी। वह टकरा कर आगे गया और फर्श पर औंधे मुंह गिर पड़ा। पारस ने दूसरी गोली चलाई। दूसरा आदमी गिरा। बाकी चारों ने छलांगे लगाते हुए दूसरी तरफ जाते हुए अपनी अपनी पोजीशन किसी न किसी पत्थर या दीवार की आड़ में कर ली। पारस के रिवॉल्वर में 4 गोलियां रह गई थीं। उसके मुकाबले पर दुश्मनों के पास हथियारों और कारतूसों की कमी नहीं थी। उसने सर उठाकर छत को और दीवार को देखा। छत पथरीली थी। दीवारों को तराश कर हमवार करने की कोशिश की गई थी। इस गार में मुख्तलिफ दीवारों पर 3 बल्ब लगे हुए थे जिनसे दूर दूर तक रोशनी फैल रही थी। उसने एक बल्ब का निशाना लिया। वह एक छन्नाके से टूटकर बुझ गया। उसकी हरकत देखकर दूसरी तरफ छुपे हुए लोगों ने उस पर फायरिंग की, लेकिन एक लाश उसकी हिफाजत कर रही थी। उसने दूसरे बल्ब को भी तोड़ा। फिर तीसरे बल्ब को तोड़ते हुए तारीकी छा गई। उसने लाश को एक तरफ डाला, फिर जमीन पर लेट गया। औंधे मुंह रेंगते हुए उन 2 मुसल्ला अफराद की तरफ जाने लगा जो उसकी गोली का निशाना बनकर हमेशा के लिए खत्म हो चुके थे। वहां पहुंचकर उसने स्टेन गन उठाई, कारतूस की पेटी संभाली। उस वक्त तक दुश्मन स्विच बोर्ड की तरफ फायरिंग कर रहे थे। उनका ख्याल था पारस अंधेरा करते उस बोर्ड की तरफ जाएगा, लेकिन वो रेंगता हुआ उस पत्थर की तरफ जा रहा था जहां एक शख्स छुपा हुआ था। उसके पीछे एक दीवार की आड़ में 2 शख्स फायरिंग कर रहे थे। फिर फायरिंग बंद हो गई। वो सोच रहे थे उनके खुफिया अड्डे में आने वाला वो तन्हा दुश्मन कहाँ होगा। स्विच बोर्ड के पास होता तो गोलियों का निशाना बन चुका होता। उन्होंने रुख बदलकर फायर किया। शायद वो दूसरी तरफ से आ रहा हो। अंधेरे में उनकी बंदूकों से शोले निकल रहे थे। इन्हीं शोलों को निशाना बनाते हुए पारस ने फिर स्टेन गन का एक ब्रस्ट मारा। 2 खत्म हो गए। तीसरा बदहवास होकर भाग रहा था। पारस ने उसके कदमों की आवाज़ पर फायरिंग की। वो भी अपनी आखिरी चीख के साथ हमेशा के लिए खामोश हो गया। अब उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी। वह आसानी से स्विच बोर्ड की तरफ पहुंच सकता था। उसने जैसे उधर कदम बढ़ाया, किसी की ललकार सुनाई दी, अंदर जो कोई भी है वो अपने हथियार फेंक दे और हाथ उठाकर बाहर आ जाए। पारस खामोश रहा। उस बड़े से पत्थर की आड़ में खड़ा रहा। फिर आने वाले ने कहा, देखो तुम जो कोई भी हो, तुम्हारे साथ आने वाली लड़की हमारी हिरासत में है। यकीन ना हो तो अपनी आंखों से देख लो। हम उसे टॉर्च की रोशनी में दिखा रहे हैं। चलो लड़की, तुम भी इस गार के अंदर जाओ। उसी वक्त टॉर्च रोशन हुई। फरजाना सहमी हुई दिखाई दे रही थी। आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती हुई इसी तरफ आ रही थी जिधर पारस छुप कर खड़ा हुआ था। वह टॉर्च रोशन करने वाले को देख रहा था जो एक साई की तरह दिखाई दे रहा था। उसके पीछे और भी 4 मुसल्ला अफराद हो सकते थे।
उसने एक हाथ से स्टेन गन संभाली, फिर दूसरे हाथ से रिवॉल्वर निकाला। अब इस रिवॉल्वर में सिर्फ एक गोली रह गई थी। टॉर्च रोशन करने वाले ने कहा, मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुमने हथियार ना फेंके और खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश ना किया तो हम इस लड़की को गोली मार देंगे। 1। पारस ने सोच लिया था उसके पास एक गोली रह गई है, वो सबसे अहम टारगेट पर जाएगी। फिर उसके 2 कहते उसने ट्राइगर दबाया। गोली सीधी टॉर्च लाइट पर जाकर लगी। एक चनाका हुआ, दोबारा तारीकी छा गई। पारस ने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर रिवॉल्वर को एक तरफ फेंका। दोनों हाथों से स्टेन गन संभाली। फरजाना उससे ज़रा फासले पर थी, इसलिए वो अंधाधुंध स्टेन गन का ब्रस्ट मारता चला गया। तकरीबन 3 मुख्तलिफ चीखें सुनाई दी। इसके बाद सन्नाटा छा गया। उस वक्त एक एक लम्हा कीमती था। उसने फ़ौरन ही जेब से एंटी डार्क गॉगल्स निकाला, उसे आंखों पर पहना तो दूर तक चीज़ें वाज़े तौर पर नजर आने लगीं। अब कोई मुकाबले पर नहीं था। एक तरफ फरजाना सहमी भी खड़ी थी। उसने कहा, ऐसे वक्त दिमाग को काबू में रखा करो, फ़ौरन एंटी गॉगल्स पहनो, तुम्हें बहुत कुछ नजर आएगा, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ये कहते ही वो पहले स्विच बोर्ड की तरफ गया। वहाँ जितने स्विच थे उसने सबको ऑन कर दिया। एक कहानी कल था, उसे भी ऊपर से नीचे की तरफ दबाया। इसके साथ ही जैसे जलजला आने लगा, पाँव तले ज़मीन लरजने लगी। वह दौड़ता हुआ फरजाना के पास आया, फिर उसका हाथ पकड़कर उसी तरह दौड़ता हुआ मसनूई गार से बाहर निकल गया। साहिल की तरफ दौड़ लगाते हुए कुछ कहना चाहता था कि एक क़यामत का धमाका हुआ। वो दोनों चलते चलते गिरे और ज़मीन पर औंधे लेट गए। पारस फेरी पर छा गया ताकि धमाके के नतीजे में पत्थर वगैरह उड़कर आएँ तो वो महफूज रहे। पहले तो वो सहमी हुई थी, फिर अचानक ही कोई अंदेशा, कोई खौफ ना रहा। दिल धड़क धड़क कर कहने लगा, ऐसे ही धमाके होते रहे, वो पत्थरों से बचाता रहे, मैं इस पारस चट्टान तले दब कर रह जाऊं। पारस ने कहा, ज़रा और हौसले से काम लो और यहाँ से उठकर दौड़ती चलो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाना चाहिए। उसने उठते हुए उसे सहारा दिया। वो फ़ौरन ही उठकर खड़ी हो गई, फिर दौड़ते हुए उसके साथ जाने लगी। जजीरे में हलचल मच गई थी, खतरे का सायरन बज रहा था। कितने ही मुसल्लह अफराद दूर दूर तक दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। जिस पहाड़ी में धमाका हुआ था वहाँ से शोले बुलंद हो रहे थे, जिसके नतीजे में जजीरा दूर तक रोशन होता जा रहा था। फिर दूसरा क़यामत खेज धमाका हुआ। वह दौड़ते दौड़ते फिर लड़खड़ा कर गिर पड़ी। पारस ने झुककर उसे उठाया, अचानक ही उसे कांधे पर लाद लिया। वैसा सोच भी नहीं सकती थी। शर्माते हुए कहने लगी, छोड़ो प्लीज़, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ साथ दौड़ती भी जाऊंगी। वो बदस्तूर दौड़ते हुए बोला, तुम जिस तरह मेरे साथ दौड़ती आ रही थी उसे मैं चलना कहता हूँ, और दौड़ना किसी कहते हैं ये तुम देख रही हो। वाकई वो ज़िंदगी में पहली बार देख रही थी कि जवां मर्द क्या होते हैं। वो उसे एक तिनके की तरह उठाए पूरी रफ्तार से दौड़ता जा रहा था। साली मचानों पर से मुसल्लह अफराद उतर आए थे, वो भी भागने की फिक्र में थे। उनमें से एक ने पूछा, तुम कौन हो और किसे उठाकर ले जा रहे हो? पारस ने कहा, हमारा एक साथी जख्मी हो गया, उसे तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है। तो फिर इसे कैंप की तरफ ले जाओ। चट्टानें टूटकर कैंप की तरफ आ रही हैं, वहाँ भी खतरा बढ़ गया है। उसके साथ साथ 3 मुसल्लह अफराद दौड़ते चले आ रहे थे। एक ने कहा, तुम थक गए हो, हम सबको ये बोझ उठाना चाहिए, आखिर यह हमारा जख्मी साथी है। फरजाना परेशान हो गई। वो कभी गवारा नहीं कर सकती थी कि कोई उसके बदन को हाथ लगाए। पारस उसे उठाकर ले जा रहा था तो शर्म आ रही थी, लेकिन अच्छा भी लग रहा था। यह एहसास बड़ा ही खुशकुन था कि कोई मोहब्बत से उसका बोझ उठाने वाला है। दूसरे तो उसे जख्मी समझकर हमदर्दी से उठाना चाहते थे, और वो हमदर्दी के नाम पर किसी को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं दे सकती थी। पारस भी नहीं चाहता था कि फरजाना को हाथ लगाने वाला कोई और हो। फिर ये कि उसे हाथ लगाते ही पता चल जाता कि वो लड़की है। वो दौड़ते हुए और हाँफते हुए कह रहा था, कोई खास बोझ नहीं है, बस अब हम साहिल के करीब पहुँच रहे हैं। एक ने उसका बाजू पकड़कर रोक लिया। दूसरे ने कहा, लाओ इसे मुझे दो। तीसरे ने कहा, ताज्जुब है, तुम दूर से जख्मी साथी को इस तरह उठाए ला रहे हो जैसे ये कोई माशूका हो, तुम तो थकने का नाम नहीं ले रहे हो। उसने मजबूर होकर फरजाना को कांधे से उतारा। वो खड़ी हो गई। उसकी जुल्फें खुली होती तो बहुत पहले पहचान ली जाती। उसने 2 चोटियां गूंदी हुई थीं जिन्हें वर्दी के गिरबान में ठोंस लिया था। पारस के कंधे पर झूलने के बायस उसका चेहरा झुका हुआ था। एक तो चांद की रोशनी थी, दूसरे धमाकों के बायस भड़कते हुए शोले दूर दूर तक जजीरे को रोशन कर रहे थे। इन शोलों का अक्स उसके हसीन चेहरे पर पड़ रहा था। वो तीनों हैरानी से देख रहे थे। कोई बात खिलाफ तवक्को हो तो देखने वाला चंद लम्हों के लिए अपने आप को भूल जाता है। बस इसी लम्हे से पारस ने फ़ायदा उठाया। उसने स्टेन गन संभाली। दूसरे भी चौंक गए। पारस ने एक ब्रस्ट मारा। तड़ तड़ की आवाज़ के साथ 2 आदमी चीखते हुए गिरे। तीसरे ने पारस को निशाने पर रखा। अगर फरजाना से ज़रा भी चूक होती तो पारस की चीखें भी आसमान तक जाती, फिर वापस न आती। उसे खतरे में देखते हुए एकदम से तड़प गई थी। चीखती हुई दौड़ती हुई आई और उस तीसरे आदमी से लिपट गई। भला एक नाजुक अंदाज में इतनी कुव्वत कहाँ होती है कि एक सिपाही को जकड़ कर रख सके। सिपाही ने एक झटके से लग किया, पीछे धक्का दिया। फिर स्टेन गन संभालना चाहिए तो देर हो चुकी थी। उसके मुंह पर एक घुंसा पड़ा। दूसरी किक हाथों पर पड़ी। स्टेन गन हाथ से निकलकर दूर चली गई। वह लड़खड़ाता हुआ फरजाना के पास आकर गिरा। उसके हलक से एक चीख निकली। वह वहीं गिरकर तड़पने लगा। पहले तो पारस की समझ में कुछ न आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब वो तड़पता हुआ अंधा हुआ तो उसकी पुश्त में वो चाकू पैवस्त था जो गार में फरजाना के हाथ लग गया था। उसने फरजाना का हाथ पकड़कर उठाया। वो उठ तो गई, फिर जल्दी से हाथ छुड़ाकर बोली, मैं खुद ही दौड़ती चलूंगी।
वह फिर दौड़ने लगे। हेलीकॉप्टरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इन धमाकों की खबर यकीनन दूर दूर तक फैल गई थी, इसलिए हेलीकॉप्टर जजीरे के आसपास परवाज कर रहे थे। उनकी परवाज बहुत ऊंची थी ताकि धमाकों से उड़ने वाले पत्थर उन तक ना पहुंच सकें। वो अपनी मोटर बोट तक पहुंच गए। पारस ने कहा, फौरन वर्दी उतारो। वो खुद वर्दी उतारने लगा। उस वर्दी के नीचे अपना लिबास था। वो शर्माते हुए बोली, मैं नहीं उतार सकती। पारस ने उसे देखा, फिर समझ गया। कहने लगा, मुझसे ही गलती हुई। मुझे पहले समझाना चाहिए था कि तुम्हें अपने लिबास के ऊपर वर्दी पहननी चाहिए। क्या इस मोटर बोट में कोई ऐसा कपड़ा होगा जिसमें तुम अपने आप को छुपा सको? इस वर्दी से निजात पाना बहुत ज़रूरी है। इमदादी फौज हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचना चाहती है। दरियाई रास्तों से भी फौजी जवान आ रहे होंगे और यहाँ से गुजरने वालों को रोकते टोकते रहेंगे। तुम्हें वर्दी में देखकर गिरफ्तार किया जा सकता है। वो मोटर बोट पर आ गई। वो बोली, मैं देखती हूँ, शायद कोई ऐसा कपड़ा मिल जाए। पारस ने लंगर को खोला, फिर इंजन स्टार्ट करके आगे बढ़ा दिया। वो परेशान थी, शर्मा रही थी किस तरह वर्दी उतारे और किस तरह कोई कपड़ा लपेट कर अपना तन ढांपे। पारस ने इंजन के शोर में चीखते हुए कहा, फरजाना जल्दी करो, कोई भी पेट्रोलिंग पार्टी इस तरफ आ सकती है। बोट के पिछले हिस्से में जहाँ खाने पीने की चीज़ें रखी हुई थी, वहाँ एक बड़ा सा चादरनुमा कपड़ा तय किया हुआ रखा था। शायद वो इसलिए था कि कहीं पिकनिक मनाने के लिए ज़मीन पर बैठना हो तो उसे बिछाया जा सके। वह बोली, एक कपड़ा है, मैं उसे वर्दी के ऊपर लपेट लेती हूँ। हरगिज़ नहीं, वर्दी हर हाल में उतार कर फेंको। मैं ऐसा नहीं कर सकती। यहाँ लिबास बदलने की जगह कोई नहीं। प्लीज़ अकल से काम लो। अभी इस तरफ वीरानी है, तुम फ़ौरन लिबास बदल सकती हो। मैं वादा करता हूँ पलट कर नहीं देखूंगा। उसकी बात खत्म होती एक बोट पता नहीं किस तरफ से निकल आई। उसमें मुसल्ला फौजी बैठे हुए थे। पारस ने कहा, फ़ौरन चादर लपेट लो। उधर से ललकार कर पूछा जा रहा था, हॉल्ट कौन है, अपनी शनाख्त कराओ। दोनों कश्तियाँ एक दूसरे के करीब आ रही थीं। फिर आने वालों ने इन दोनों को गौर से देखा। पारस ने कहा, हम बैटरी पार्क से आए हैं, इधर से गुजर रहे थे, रास्ते से भटक गए। एक फौजी ने डांट कर पूछा, क्या तुम्हें जजीरे से शोले दिखाई नहीं दे रहे हैं? धमाके सुनाई नहीं दे रहे हैं? उन्हीं धमाकों के बायस हम बदहवास हो गए, हमें रास्ता सुझाई नहीं दे रहा है। एक फौजी ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, उस तरफ जाओ। क्या तुम्हारी मोटर बोट में कुतुबनुमा नहीं है? क्या तुम उससे सही रहनुमाई हासिल नहीं कर सकते? पारस ने अपने सर पर हाथ मारकर कहा, ओह सॉरी, मैं बदहवासी में कुतुबनुमा से काम लेना ही भूल गया था। वह फौजी पारस से बातें कर रहे थे और फरजाना को देखते जा रहे थे। एक हसीन नौजवान लड़की सिर्फ चादर में छुपी हो तो बेख्तियार निगाहें उसकी तरफ उठने लगती हैं। पारस ने बोट की रफ्तार बढ़ाई, फिर उनके करीब से गुजरता चला गया। कुछ दूर निकलने के बाद उसने कहा, देखो मैं अपने वादे पर कायम हूँ, अब भी पलट कर नहीं देख रहा हूँ। प्लीज़ किसी तरह इस वर्दी से निजात हासिल करो। पारस उसे समझा भी रहा था और उस पर गुस्सा भी आ रहा था। वह हालात की नज़ाकत को नहीं समझ रही थी। अगर वो बैटरी पार्क बखैरियत पहुंच जाते तब भी वह वर्दी उनके लिए मुसीबत बन जाती। बेशक उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके शर्माने की अदा दिल को भा रही थी। पारस को शायद इस बात का पूरी तरह एहसास नहीं था कि फरजाना की शर्मीली अदाएं उसे चुपके चुपके लूट रही हैं। अब वो दरिया के ऐसे हिस्से से गुजर रहे थे जहाँ कितनी ही कश्तियाँ आती जाती दिखाई दे रही थी। सब अफरा तफरी में थे और अपनी अपनी मोटर बोट तेज़ रफ्तारी से दौड़ाते जा रहे थे। अगरचे वो सब जजीरे से दूर निकल गए थे, लेकिन धमाके सुनाई दे रहे थे। पेट्रोलिंग पार्टी मेगाफोन के जरिए हदायत देती फिर रही थी या लॉन्ग आइलैंड की तरफ रुख करने के लिए कह रही थी। आखिर वो बैटरी पार्क पहुंच गए। पहले ही धमाके की आवाज़ न्यूयॉर्क में दूर दूर तक सुनी गई थी। आला बीबी के मातियत इस जजीरे की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन फ़ौरन ही पाबंदियाँ आयद कर दी गईं। किसी मोटर बोट को वहाँ से जाने की इजाज़त नहीं मिल रही थी। किंग फर्नांडो भी अपने खास आदमियों के साथ वहाँ पहुँच गया। सभी तशवीश में मुब्तला थे। साहिल पर पुलिस के अलावा फौजी जवान और जासूस भी थे। वो तमाम मोटर बोट्स को चेक कर रहे थे। जो भी दरिया की तरफ से वापस आ रहा था उसका नाम पता और उसके कागजात देख रहे थे। उनकी मोटर बोट साहिल से आकर लगी। हर तरफ लोगों की भीड़ थी, उनमें औरतें ज़्यादा नजर आ रही थीं। जब उनकी मोटर बोट पहुंची तो औरतों और मर्दों की नज़रें फरजाना पर जम गईं। वह सिर्फ एक चादर लपेटे हुए थी। पारस मोटर बोट से उतरा, लेकिन वो उतर न सकी। चादर लपेटने की वजह से मोटर बोट पर खड़े रहकर तवाज़न नहीं संभाल सकती थी। पारस ने उसे सहारा देकर खड़ा किया, फिर अचानक ही उसे दोनों बाजू में उठा लिया। उसकी ऊपर की सांस ऊपर रह गई। अगर उसे मालूम होता कि वो इस तरह बाजू में उठाएगा तो फ़ौरन बैठ जाती, लेकिन अब तो वो सारे लोगों के सामने तमाशा बन गई थी। फरजाना के बदन पर लिपटी हुई चादर सवालिया निशान बन गई थी। औरतें मुस्कुरा रही थी, मर्द भी एक दूसरे को मायनेखेज नज़रों से देख रहे थे। जब पारस ने उसे दोनों बाजू में उठाया तो सब के सब तालियां बजाने लगे। फरजाना ने आंखें बंद कर ली थी, दोनों हाथों से चेहरे को छुपा लिया था, शर्म से मरी जा रही थी। पारस उसे बाजू में उठाए, दो सिपाहियों के दरमियान चल रहा था, मगर ज़मीन में गड़ा जा रहा था। वो बेचारी मुफ्तों में बदनाम हो रही थी। अगर वो उसे वर्दी उतार फेंकने और चादर लपेटने पर मजबूर ना करता तो लोगों को गलत फहमी ना होती। वे एक दफ्तर में पहुंचे। आला बीबी के दो मातियत दफ्तर के बाहर खड़े हुए थे। किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, सिर्फ किंग फर्नांडो अपने वसी ताल्लुकात की बिना पर पहले ही अंदर आकर बैठ गया था। बाहर से तालियों की आवाज़ें अभी तक आ रही थीं। पारस ने उसके कान के करीब मुँह ले जाकर कहा, जो कुछ हो रहा है उसका मुझे बहुत अफसोस है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कभी सोच भी नहीं सकता था ऐसे हालात होंगे। देखो हम दफ्तर की चार दीवारी में आ गए हैं। हाथ हटाओ, आंखें खोलो, मैं तुम्हें ज़मीन पर उतार रहा हूँ।
उसने उतार दिया। वो खड़ी तो हो गई, लेकिन उसके हाथ उसी तरह चेहरे पर थे, वो मुंह छुपाए हुए थी। पारस एक ऑफिसर को अपने कागजात दिखाने लगा। किंग फर्नांडो ने कहा, फेरी, क्या तुम अभी तक उन धमाकों से डर रही हो? हाथ हटाओ, खौफजदा होने की कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल महफूज हो। फिर वो पारस के शाने को थपक कर बोला, बेटे, तुमने मेरे बरसों का ख्वाब पूरा कर दिया। वैसे तो मैं तुम्हारे बाप से दोनों के रिश्ते की बात करूंगा, लेकिन ये शादी से पहले। वो अपनी बात छोड़कर कहका लगाने लगा। फरजाना रिश्ते में उसकी नवासी थी, उसकी भतीजी की बेटी, और वह अपनी तहजीब के मुताबिक बहुत खुश होकर कहका लगाते हुए ऐसी बातें कर रहा था। यक बयक फरजाना ने चीख कर कहा, नहीं, और इसके साथ ही उसने अपने चेहरे पर से हाथ हटाया। चेहरा आंसू से भीग रहा था। वो रोते हुए कह रही थी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी भतीजी फेरी की तरह बेगैरत नहीं हूँ। वो मेरी मामा हुई तो क्या हुआ? उसने बुजुर्गों के एतमाद को धोखा दिया। वो जिस्म, वो जान, वो दिल और वो अरमान जो एक औरत सिर्फ अपने मर्द के लिए बचा कर रखती है, उसे किसी दूसरे के हवाले किया। मैं ऐसी बेगैरत नहीं हूँ। मैं किसी पायदार रिश्ते के बगैर कभी किसी को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं दे सकती। ये मेरी बदनसीबी है कि मैं ये चादर लपेट कर गुनाहगार कहलाने लगी, जबकि ये चादर औरत की इज्जत और उसका तन ढांपती है। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बदनाम ना करो। तुम औरत को मैली नज़रों से देखते हो, खुदा के लिए चादर को तो मैली नज़र से ना देखो। वो बोल रही थी और रो रही थी। तमाम ऑफिसर उसे हैरानी से देख रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें रोने की क्या बात है। वो लोग फरजाना को ऐसी नज़रों से देख रहे थे जैसे किसी अहमक लड़की को देख रहे हो। किंग फर्नांडो की नज़रें झुक गईं। उसे अपनी भतीजी की गुमराही याद आ गई थी और पारस को समझ में नहीं आ रहा था किस तरह फरजाना को दिलासा दे, किस तरह उसके आंसू पहुंचे। वो जजीरे से एक बहुत बड़ी बाजी जीत कर आया था और एक लड़की के आंसुओं से मात खा रहा था।